20 सेकंड बाकी तो हो गया ना? 20 होमवर्क में था ना? चलो लेट्स डू इट। 10.22। अरे पानी लगाया क्या इसको? अच्छा पोछा नहीं क्या? गीला है देख। ठीक है रहने दे, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो पानी लगाने के बाद थोड़ा ना सूखे कपड़े से पोछना चाहिए ऐसे। चलो अब थोड़ा बीच बीच में आके देखते जाओ कुछ लगता तो। हाँ A firm has total sales of 200 lakhs of which 80% is on credit। तो पहले तो क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स कितने? क्रेडिट सेल्स 80%, यानी कितना होगा? 200 का 80%, 160 lakhs। इतना तो समझ गया। और क्रेडिट टर्म से 2/40 नेट 120, 2/40 नेट 120। ऑफ द टोटल 50% कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट। तो आधे जो है यानी 160 लाख में से 80 लाख आधे डिस्काउंट लेते हैं और आधे जो है द बैलेंस पे इन 120 डेज। तो यहाँ पे 120 दिन में दे रहा है। पिछले प्रॉब्लम जैसा 150 दिन नहीं लगाता हो। ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट द बैड डेट लॉसेस आर 1% ऑफ द क्रेडिट सेल। द फर्म स्पेंड्स अबाउट 240 per annum to administer credit sales. These are avoidable as a factor is prepared to buy the firm the firm's receivable. मतलब as usual है। He will charge 2% commission. He will pay advance against receivable to the firm at interest rate of 18% after withholding 10%. What is the effective cost of factoring and consider year 360 days? And if the bank finance for working capital is available at 14%, bank finance ने available है, loan available है, bank loan 14% से available है। ठीक है। तो should the firm avail factoring service? तो पहला जो इफेक्टिव है वो अभी इफेक्टिवली लोग आए नहीं है, कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको बाद में करते क्योंकि नया है वो। और सेकंड पार्ट तो जो पुराना इन हाउस मैनेजमेंट और फैक्टरिंग कॉस्ट दोनों निकालना है। तो पहले सेकंड करता हूं, बाद में फर्स्ट करता हूं। तो पहले सेकंड में हम पहले क्या करते याद है? पहले निकालते इन हाउस कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। तो ए इन हाउस कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग डेटर्स या रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले तो 160 लाख की क्रेडिट सेल है, 2% उसको कैश डिस्काउंट देना है। कितने पे? आधे पे। ठीक है। तो इसलिए पहला ए कैश डिस्काउंट। ये कॉस्ट जो है पर एनम, ये ध्यान रखना है। कैश डिस्काउंट साल भर में कितना जाएगा? तो 50% ऑफ 160 lakhs और 2%। ये समझा? टोटल में से आधे लोग क्या होगा आपने बरोबर ना? तो 160 का आधा है 80 लाख, 80 लाख पे 0.02, तो ये आ गए 1,60,000। आधा क्या? 1,60,000 कैश डिस्काउंट है। फिर इसके बाद क्या खर्चा? और बैड डेट्स कितने हैं? कितना? 1%। दैट इज ऑलवेज ऑन टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स है आपके 160 लाख इंटू 1%, दैट इज ऑल्सो 1,60,000। बराबर ना? फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, वो है 2,40,000। बराबर ना? फिर क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। और ये फैक्टरिंग में बिल्कुल कभी भी सेलिंग प्राइस पे ही लेना है, क्योंकि वो एडवांस वगैरह देंगे
तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से देगा। तो यहाँ पे कोई कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो सोचने की जरूरत नहीं। व्हेनेवर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्टरिंग यू मस्ट ऑलवेज टेक एट सेलिंग प्राइस। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन डेटर्स, ये है वर्किंग नोट 1, ठीक है, वर्किंग नोट 1। तो आपकी उधारी कितनी रहेंगी वो देखना है। तो WN1 यहां बनाता हूं मैं। पहले डेटर्स फॉर 40 डेज। फॉर 40 डेज का मतलब 40 दिन के अंदर पेमेंट देते हैं। वो कैश डिस्काउंट लेने के लिए 40 दिन के अंदर पेमेंट देते हैं, तो आधे है मतलब 160 लाख का आधा 50%, ठीक है। और ये कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। तो 360 इंटू 40, समझा कि 80 लाख के डेटा साल भर के 360 दिन के, 40 दिन के कितने? तो ये आता है 80 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 360, 8.88 कुछ है, 8,88,888, 89 कर सकते हैं आप। खैर इतना बारीक फर्क नहीं पड़ता। फिर डेटर्स फॉर हाउ मेनी डेज? 120 डेज। तो ये हो गए 160 के आधे 50% डिवाइडेड बाय 360 इंटू 120। क्लियर है बिल्कुल? तो 80 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 360, तो आता है 26,66,667। इसको टोटल करो, 888,889 प्लस 26,66,667, टोटल आ गई कितना है? 35,55,556। ये क्या हो गए? टोटल डेटर्स। टोटल डेटर्स, ठीक है। अब ये टोटल डेटर्स से साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ये नंबर लाइन निकाल के अपन ने किए थे, ये मत सोचना ये 40 दिन के लिए है। 40 दिन यदि उधारी देते हैं तो साल के आउटस्टैंडिंग थ्रू एंड थ्रू इतने रहेंगे, और 120 दिन उधारी देते हैं तो एवरेज में इतने आउटस्टैंडिंग रहेंगे। तो दोनों मिला के डेटर्स इतने आउटस्टैंडिंग साल भर के लिए रहेंगे। अब इंटरेस्ट, अब ये जो पैसा है तो हमारा डेटर्स में इन्वेस्टमेंट होगा इतना, तो इसके लिए हम पैसे कहां से लाएंगे? तो पहले बैंक से ला रहे, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14, इसका 14% कर देंगे। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 14% ऑफ 35,55,556 इंटू 0.14, तो ये आ गया 4,97,778। आ रहा क्या? देखो 4,97,000, सब चीज क्लियर होना चाहिए। 4,77,778 97। और कुछ बाकी है खर्चे में? एनीथिंग लेफ्ट? कि कैश डिस्काउंट ले लिया, बैड डेट्स ले लिया, एडमिशन कॉस्ट, इंटरेस्ट ले लिया, और कुछ है क्या बाकी? बस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब कलेक्शन कॉस्ट रहती है। तो टोटल कर लो, टोटल 160 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4,97,778, तो ये आ गए 10,57,778। इतना समझा कि नहीं? तो इन हाउस मैनेज करेंगे तो डेटर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए खर्चा आएगा 10,57,778। कोई भी डाउट है तो पूछो। कल जैसे क्या वैसी है कि नहीं? कि नहीं है? तो आगे नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट करना है। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पर एनम। ये भी पर एनम, वो कंपेरेबल होना चाहिए, तो पर एनम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या रहता है इसमें फैक्टरिंग में? फैक्टर कमीशन, ए फैक्टर कमीशन कितना परसेंट दे रहे हैं? 2%।
तो काय पे देंगे 2%? टोटल क्रेडिट सेल पे, टोटल क्रेडिट सेल पे। सो 2 इंटू 80 लाख बराबर है? नहीं 160 लाख, सॉरी 160 लाख, तो 3,20,000 बराबर है? इतना तो कमीशन गया। फिर क्या जाता? इंटरेस्ट ऑन एडवांस। और कुछ है? पहले तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, दूसरा कोई उसके पहले कोई आइटम नहीं है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन एडवांस ले लेते। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, WN2, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया? एट 18%, एट 18%। अब इसके लिए अपने को पहले डेटर्स निकालने पड़ते हैं, तो डेटर्स निकालेंगे तो कितने दिन की उधारी दे रहा है, मतलब वो जो कितने दिन में पेमेंट गारंटीड कर रहा है। जैसे पिछले दिन में प्रॉब्लम बताया था कि वो इतने दिन में वो देंगे पैसा लाके आपको, दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मैंने जो बताया था कि पूरी हिस्ट्री में इंस्टीट्यूट के वो वाला प्रॉब्लम जो है, ये वाला, ये सिर्फ करेक्ट प्रॉब्लम है। कौन सा? 10.20। बाकी सारे प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गलतियां है। अब क्या करें? अजम्पशन करेंगे, 30 नहीं, वो एब्रप्ट हो जाता है। तो अपन मानेंगे कि अभी कितना है उधारी, उतना ही रहेगा कम से कम। तो अभी कितना है, तो अभी अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 50% 40 दिन के लिए है, 40 दिन में 50% देते हैं, और 120 दिन में 50% देते हैं। तो 40 इंटू 0.5 प्लस 120 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1, एवरेज, वेटेड एवरेज। तो 40 दिन आ जाएंगे, सॉरी 80 दिन आ जाएंगे। वे आधे लोग 40 दिन में पैसे देते हैं, आधे लोग 120 में देते हैं। तो एवरेज में आप मान सकते हैं ना 80 दिन में देते करके, कि नहीं मान सकते? मान सकते। तो वो वेटेड एवरेज निकाला हमने, सिर्फ 40 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 नहीं किया। 40 इंटू 50% यानी 1/2 प्लस 120 इंटू 50% 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2, दैट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ऐसा हमने माना है। तो यहां लिखिए, इन केस ऑफ फैक्टरिंग, in case of factoring, they are not given in how many days? In how many days factor will make the recovery? They are not given in how many days the factor will make recovery. ठीक है? तो we take it on average basis as under. We take it on average basis as under. We take it on average basis as under. मतलब ये कि 50% for 40 days plus remaining 50% for 120 days। हमें ये माना कि जो पहला चल रहा है वही सिस्टम से देंगे लोग, ऐसा मान रहे हैं। हाउएवर कैश डिस्काउंट नहीं देने के अपने को, तो देना भी होगा तो फैक्टर देते बैठेगा। तो ये 50% ऑफ 40 यानी 20 प्लस 60 यानी 80 डेज हो गया। इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, समझा ना? सिंपल एवरेज नहीं है वो, वेटेड एवरेज है। हाँ, यदि वो बोलता था कि 60% पेज इन 40 डेज और रिमेनिंग 40% पेज इन 120, तो फिर आपने को दिस इंटू 0.6, दिस इंटू 0.5 और फिर टोटल जो भी है ऐसा करना पड़ता था। समझ रहे ना आप लोग? यहां पे सीधा एवरेज आ जाता 80 दिन। तो अभी डेटर्स निकालने पड़ेंगे आपको 80 दिन के। So debtors for 80 days क्या होगा? पहले टोटल कितने हैं? 1,60,000, 160 लाख, 160 लाख टोटल है। ये साल भर के डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 80, बराबर है ना? तो 160 2 2 4 1 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 360, तो आ गया 35,55,556। 5 भी लिखा तो चलता, 35 लाख में 1 रुपए के लिए झगड़ा नहीं करना है। हो गया? अब अपना कैसे ठहरा याद है आपको? इसमें से हम क्या करते? कमीशन घटा देते, लेस कमीशन,
लेस कमीशन। कमीशन कितना है, इसके ऊपर कितना कमीशन होगा, 2%, तो इसी का 2% इंटू 2%, तो ये आता है 71,111। तो जो बचेगा ये हो गया 34,84,444, ये हो गया ड्यू। अब इसमें से वो विथहोल्ड करता है, कितना विथहोल्ड करता है, 10% फैक्टर रिजर्व लेस 10% फैक्टर रिजर्व इंटू 10%, तो ये आ गया 3,84,444। ठीक है, तो माइनस करके आएंगे तो क्या हुआ, 3 लाख, ऐसा। इसका 10% क्यों, एक मिनट, ये कितना है, ये सही है, तो इसका 10%, अच्छा 348 आएगा, 348, चलो ठीक है, 444, तो फिर बचता कितना, 31,36,000 बचता है ना, इधर का उधर फिगर हो जाता लिखने। तो ये हुआ आपका ने एडवांस, ये पर एनम रहेगा, मतलब एवरेज में पर एनम, कल का याद है क्या, 5,58,000 करके बताया था मैंने, ये पर एनम रहेगा आपका। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरीके से करते हैं, क्या बताया था याद है क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा हमने किया कि कमीशन माइनस करके जो आता है उसका 10%, कुछ लोग क्या करते हैं, कमीशन अलग और इसका 10% अलग, ऐसा माइनस करते हैं। मतलब पहले कमीशन, ये इसमें से पहले 10% विथहोल्ड माइनस करते, बाद में कमीशन माइनस करते, थोड़ा बहुत फर्क आता है। अब इस प्रॉब्लम में उसने ये तरीके से नहीं किया, वो तरीके से किया, मतलब इसमें से 10% पहले माइनस और बाद में कमीशन माइनस। और पिछले प्रॉब्लम में सजेस्ट वाले ने जैसा मैंने किया वैसा किया। अब तुमको समझना आएगा कि एग्जाम में क्या करना, फिर कोई भी चलता है, कोई प्रॉब्लम, दैट विल डिपेंड अपॉन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो हम ऐसे ही, हम तो एक कुछ न कुछ एक पक्का पकड़ के रखेंगे ना, उनके जैसे हर प्रॉब्लम बदलते रहे तो कैसे जमेगा। तो बट यू टेक इट कि भाई कुछ भी करे तो चलता, कुछ भी मतलब यू फर्स्ट कैलकुलेट विथहोल्ड अमाउंट 10% और जो नेट 90% आएगा उसमें से कमीशन माइनस करो, एक तरीका। या पहले कमीशन माइनस कर लो, ठीक है, और उसमें से फिर जो बचता उसका 10% माइनस करो। विथहोल्ड 10% करना किसका, तो जो ड्यू है उसका। कभी लगा ड्यू का क्या संबंध है, एडवांस ये डेटर्स है उसका, तो ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो ये एडवांस। और क्या होता है कमर्शियल वर्ल्ड में लोग कम से कम पैसा देते हैं, मतलब जैसे आप हुंडी में पैसा लेते हैं, मालूम है क्या, प्रॉमिसरी नोट हुंडी में पैसा लेते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है जनरली 3 महीने के लिए हुंडी रहती है। तो आपने 1 लाख ले लिया, मान लो सपोज यू टेक 1 लाख ऑन हुंडी, ठीक है, तो आपसे प्रॉमिसरी नोट लिख लेता है वो सामने वाला कि आई विल पे ऑन डिमांड, पहले तो ऑन डिमांड भी लिखता है और एट द एंड ऑफ 3rd मंथ ऐसा लिखता है, आई विल पे ऑन डिमांड आफ्टर 90 days या एट द एंड ऑफ 90th डे, ठीक है, विथ इंटरेस्ट ऑफ 2% पर मंथ। अब 2% पर मंथ के हिसाब से 90 दिन में 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो 2% से कितना इंटरेस्ट होगा, 2,000 और इंटू 3 महीने 6,000, तो 6,000 इंटरेस्ट। तो कायदे से क्या बनता है, कायदे से मतलब कॉमन सेंस से क्या बनता है कि 1 लाख रुपए लोन देंगे वो, और हम 90 दिन के बाद उसको 1,06,000 वापस करेंगे। आप ऐसे मानेंगे ना, ऐसा नहीं होता कमर्शियल वर्ल्ड में। वो क्या करते हैं, पहले 1 लाख में से पहले इंटरेस्ट माइनस करके आपके हाथ में 94,000 टिकाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पहले माइनस करके 94,000 टिकाते हैं आपके हाथ में। ऐसा क्यों, ये कमर्शियल प्रैक्टिस है, ये कमर्शियल प्रैक्टिस ऐसे ही होता है। और फिर जब 90 दिन आ जाएंगे तब आपको 106 नहीं देना है, तब 100 तो 1 लाख ही देना है, 1,06,000 नहीं देना है, सिर्फ 1 ही लाख देना है। कुछ समझ रहे हैं, तो इफेक्टिवली आपको क्या पड़ा, बोलता है 2%, आपको 94 पे 6,000 ये इंटरेस्ट पड़ा ना, तो 94 पे 6,000 है, 6,000 डिवाइड बाय 94 करो, 6,000 डिवाइड बाय 94,000, ठीक है, तो ये आ गया 0.06 इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया 6.3829, ये 3 महीने का, इसलिए 3 महीने से डिवाइड करो तो आपको पड़ता है 2.12%।
ये समझा क्या? तो वो बोलते 2%, पढ़ता कितना? 2.12। नहीं समझे? एक बार और देख लो। 1 लाख हुंडी में पैसा लिया, लोन, अनसेक्योर्ड लोन बोलते हैं इसको। उसने बोल दिया 2% ब्याज लगेगा भैया 3 महीने के लिए, मतलब पर मंथ 2%। तो 90 दिन के लिए आपसे लिखवा लेंगे चिट्ठी प्रॉमिसरी नोट पे कि आई प्रॉमिस टू पे ऑन 90th डे, ठीक है, ₹1 लाख, ₹1 लाख, और इंटरेस्ट विल 2% एट पर मंथ। तो 1 लाख तो देंगे ही नहीं आपको, वो देंगे आपको 1 लाख माइनस 6,000, 94,000, ठीक है। और इंटरेस्ट फिर आपको 1 लाख जमा करने हैं उसको, यानी इंटरेस्ट पहले ही दे देना है, ड्यू नहीं हुआ इंटरेस्ट तभी दे देना है। तुम बोलेंगे कैसा? गलत है ना, लेकिन लोन लेने वाले को अक्ल नहीं रहती। लोन लेने वाले को अक्ल, और भी तुमको लोन चाहिए ना तो मैं बोलूंगा वैसा, नहीं पड़ता तो चल निकल यहां से, ऐसे रहता है। तो वो क्या करते हैं मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडिंग बिजनेस ही है, वो क्या करते हैं जितना कम दे सके उतना कम देते हैं, जितना ब्याज ज्यादा ठोकना है उतना ठोक देते हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पहले बोले अपना कमीशन काट लो, और फिर बोले जो बचा उसका फिर 10% विथहोल्ड करो, इतना ही दो। वो मेथड से करेंगे कि इसका 10% पहले और बाद में कमीशन, तो और कुछ आएगा। तो ये कमर्शियल वर्ड है, जिसको जैसे चाहिए वैसा करता है। फ्लैट रेट सुनाऊंगा आपने, फ्लैट रेट सुना क्या? आप लोन लेने के लिए जाते, 2 व्हीलर ले रहे हो, लोन लेने के जा रहे, तो वो आपको बताते, सबसे पहले पूछ फाइनेंस कहां से है, तो आप बोलो कि भैया फाइनेंस तो अभी डिसाइड नहीं किया। तो बोले हमारा लोन है, सस्ता है। बोले क्या भाव है? 6%। फिर बोले मैं तो स्टेट बैंक से लूंगा। बोले उनका तो महंगा 8% है, 9% है, हम तो 6% से दे रहे हैं। अब स्टेट बैंक का 9% से 6% से कैसे देंगे बंदा? दे सकता क्या? नहीं। तो उसका मतलब रहता है फ्लैट रेट। फिर इसको बोलो कि भैया स्टेट बैंक का तो 9 है, तो 6 कैसे दे रहा है? तो बोलता नहीं, वो थोड़ा अलग रहता। अलग क्या? फिर उसको बोलना रिड्यूसिंग बैलेंस से देंगे। नहीं सर, वो फ्लैट रहता। बोले फ्लैट में क्या रहता? तुमको फ्लैट करने का है मतलब जितनी स्कूटर या 2 व्हीलर की कीमत है, ठीक है, उसमें वो डाउन पेमेंट छोड़ देता है। कुछ लोग तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। डाउन पेमेंट नहीं, पूरा कॉस्ट ले लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट जोड़ देते हैं पूरा। मतलब कितने महीने के लिए चाहिए? 5 महीने के लिए। करके बताता हूँ। जैसे मान लो 1 लाख लोन ले रहे हैं आप गाड़ी के लिए, 1 लाख की गाड़ी है मान लो, तो डाउन पेमेंट आपने जो दिया वो छोड़ देते हो, उसका उसको कोई लेना देना नहीं। तो 1 लाख बोले, इसमें आपने मान लो 20,000 डाउन पेमेंट दिया, तो लोन तो आपने 80,000 ही लिया। तो लोग क्या करता हो, 1 लाख पे कैलकुलेट करता है। अच्छा कितने साल के लिए चाहिए? बोले तो बोले 5 साल के लिए चाहिए। तो ठीक है, तो 1 लाख पे 8 कितना 6% बोला ना उसने, 6% 5 साल के लिए कितना होता है? 30,000। 30,000। तो ये 1 लाख प्लस 30,000 यानी 1,30,000 हो गया इंटरेस्ट पकड़ के। अब 5 साल में आप वापस कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 60 महीने, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 60 कितना है? 2166 पर मंथ। तो इतना देना है बोले आपको, बस पर मंथ, ठीक है। ईएमआई बोलेंगे, वो ईएमआई है नहीं बट बोलते ईएमआई, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर बोलेगा कि आपको ना 6 इंस्टॉलमेंट जो है वो एडवांस में देने हैं, 6 इंस्टॉलमेंट एडवांस। क्यों? नहीं बोले कभी कभी तुम्हारा आता नहीं, डिले हो जाता ना, तो वो प्रॉब्लम होता। तो ये हमारा ऐसे रूल है, 6 इंस्टॉलमेंट एडवांस में देने। तो 6 इंस्टॉलमेंट यानी इंटू 6 करो, कितने हो गए? 12,999, 13,000 हो गए। 13,000 पहले दे दो तुम चेक से, ठीक है। आपको इंस्टॉलमेंट दिखना चाहिए इसलिए 6 चेक लेता बाकायदा, लेकिन पहले दिन ले लेता और पहली डेट के भी ले लेता, आगे के पोस्ट डेट नहीं, उसी डेट के। तो 13,000 उसने और आपको वहीं पे ले लिए और बाकी आपको पे करते रहना है 2,166 महीने से। अब आपने को लगता कि वाह बहुत सस्ता है। अब उसका इफेक्टिव कैसा है देखो, 1 लाख तो दिए नहीं उसने, 80,000 दिए। 1 लाख दिए क्या? नहीं, 80,000 दिए। 80,000 में भी 13,000 आपने तुरंत वापस कर लिए, तो 80,000 माइनस 13,000, तो आपका लोन है सिर्फ 67,000। सिर्फ 67,000 लोन है आपका, 67,000 का लोन है। अब ये लोन पे आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने पे कर रहे हैं आप? 2166 इंटू 60, 1,29,960 पे कर रहे हैं। और आपने लोन कितना लिया? 67 माइनस 67,000, आपका इंटरेस्ट हो गया 62,000
960। अब इतने लोन पे इतना इंटरेस्ट। अच्छा, ये लोन भी कैसा है, तो तुम जो बीच बीच से पे कर रहे हो उसका वो क्रेडिट नहीं दे रहा ना आपको, पूरे अमाउंट पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेना 5 साल का, तो वो भी गलत है। तो आपको इफेक्टिव रेट निकालना है उसका, तो इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में आउटस्टैंडिंग 0, शुरू में आउटस्टैंडिंग 67,000, एंड में 0, तो एवरेज कितना हो गया 67 का आधा करो, 67,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 33,500। तो आपको 33,500 पे इतना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या पड़ा देखो आप, तो 62,960 डिवाइडेड बाय 33,500%, 187% पड़ा, और ये 5 साल के लिए है, तो डिवाइड बाय 5 करो, तो 37.58 यानी 38% इंटरेस्ट पड़ा आपको। 38% बोला कितना था उसने 6%, तो जब वो 6 बोलता है तो 36% होता है, ये मेरा 37.5 है, ऑलराइट। तो ये ऐसा मतलब डुबाते हैं, तो प्राइवेट फाइनेंसर डुबाने के लिए रहते हैं। कभी भी कोई कैलकुलेशन समझे क्या आपको कैसे किया मैंने, तो जब वो 6% फ्लैट बोल रहा तो तुमको फ्लैट करना है बाय चार्जिंग 38%। और ये नई गाड़ी लेते तब ध्यान में नहीं आता, क्योंकि वो एक नशा रहता है, नई गाड़ी है बढ़िया चलाएंगे वगैरह सब, जब वो 2-4 महीने हो जाती तो नींद उतरती है, नशा उतरता है नई गाड़ी का, फिर सोचते यार बहुत ही ज्यादा ले रहा है बोले, फिर वो कैलकुलेशन करते है बहुत ही ज्यादा ले रहा है, फिर बोलते नहीं अभी हमको वापस करना है, डाउन पेमेंट है, लोन क्लोज करना है। तो प्राइवेट फाइनेंस से लोन लेना बड़ी बेवकूफी है, और उसको प्री पेमेंट करना ये डबल बेवकूफी है। तो प्री पेमेंट में ऐसे आड़े तेड़े कैलकुलेशन करते कि और फ्लैट कर देते आपको। तो ये समझ लो कि प्राइवेट फाइनेंस से लोन लेना ही नहीं। लेकिन ये कमर्शियल वर्ल्ड है, जहां जिसको चांस मिला वो वहां पे तुमको डुबाता है, तो ये डुबाने का चक्कर है, इसलिए कैलकुलेशन ऐसे होते हैं। एटसोस काट डालते, कमीशन एटसोस काट दिया, फिर उसके बाद 10% विथहोल्ड उसी में से और कम कर दिया। तो ये अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ये मेरे को बताना है आपको। तो ठीक है, तो आपको सजेस्टेड में कुछ अलग दिखा तो चिल्लाना नहीं, चलता है, दोनों है कि कुछ सजेस्टेड में कुछ करते हैं, कुछ सजेस्टेड में कुछ करते हैं। एनीवे, तो इतना पार्ट समझ गया आप। तो एडवांस, तो एडवांस पे ऊपर इंटरेस्ट निकालना है आपका, क्या भाव दे रहा हो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना है परसेंट, 18%। सो 18% तो बैंक बोरोइंग है, वो क्या भाव दे रहा है 18 ही है, बैंक का 14 है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस 18%, 36,000 इंटू 0.18, तो ये आ गया 5,64,480 है ना, 5,64,480। फिर ये इंटरेस्ट ऐड कर लो, बी इंटरेस्ट ऑन एडवांस 5,64,480। अब फिर क्या रह गया, और अपना जो फंड ब्लॉक होगा उसके ऊपर का रह गया ना, यानी हमारे डेटर्स कितने हैं 35,55,000 के डेटर्स है वास्तव में। उसके अगेंस्ट एडवांस केवल मिला कितना मिला 34, एडवांस कितना 31, 36 इतना ही दिया। तो जो डिफरेंस है दैट हैज टू फाइनेंस बाय माय ओन सोर्सेस विच इज बैंक बोरिंग। बैंक बोरिंग इज व्हाट रेट 14%। तो सी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स, जो बचे हुए डेटर्स है, तो डेटर्स टोटल है हमारे 35,55,556 माइनस हमें एडवांस मिला है 31,36,000, और ये जो बचा इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाना है 14%। 35,55,556 माइनस 31,36,000, तो बचा 4,19,000, इसके ऊपर 0.14, तो ये आता है 58,734 नहीं 39, 37.8 है ना, 38 लेना पड़ेगा 38। हेलो, समझ रहा है क्या हो रहा, कल भी ऐसे किया था हमने, कुछ याद है कि भाई टोटल हमारे इन्वेस्टमेंट इन डेटर इतना है, इसमें से इतना हमको एडवांस मिल गया है, अल्बर्ट इंटरेस्ट है बट मिल तो गया है, तो अपना बचा पैसा जो है वो अपने को फाइनेंस करना पड़ेगा। मतलब समवन इज टेकिंग माल ऑन उधार
एंड आई हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ दैट फंड, सो इसलिए ये आता है। और कुछ बचा है? और कुछ बचा है? नहीं, कर लो टोटल। तो 3,20,000 प्लस 564 480 प्लस 58 738, तो ये आ गया 9,43,218। तो यह है फैक्टोरिंग का फैक्टोरिंग कॉस्ट, और फैक्टोरिंग कॉस्ट है 9,40,000 और हमारी इन हाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट है 10,57,000, ठीक है ना। तो क्या सस्ता है? फैक्टोरिंग। तो लिख दो 10 there will be a saving, thus there will be saving in case of appointing a factor. There will be a saving in case of appointing the factor of rupees 1,14,560, of rupees 1,14,560 पर एनम। ये कैसा है? इन दोनों का डिफरेंस। अरे वाह, इन हाउस मैनेजमेंट के लिए इतना खर्चा और फैक्टरिंग के लिए इतना खर्चा, ये सस्ता पड़ता। कितने से सस्ता पड़ता? 1,14,560। कि नहीं आता डिफरेंस? आता है ना, बस। तो इसलिए हमने देयरफॉर फैक्टरिंग शुड बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर फैक्टरिंग शुड बी एक्सेप्टेड, फैक्टरिंग शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, है क्या? फिर क्या करना है? पहला पार्ट बाकी है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो जैसा अपन ने वो निकाला था ना, फ्लैट रेट दिया था उसने 6% और हमने इफेक्टिव कॉस्ट निकाली थी उसकी 37%, याद है क्या आपको? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इफेक्टिव। इधर क्या दिख रहा वो गड़बड़ है, वास्तव में क्या है वो इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का यहां मतलब है कि हमें जो पैसा दे रहा है वो एडवांस कितना दे रहा है? 31,36,000। ये 31,36,000 रुपये हमें एक्चुअल में क्या पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट, वो निकालने का, दैट्स ऑल। ठीक है, हमें एक्चुअल इफेक्टिवली इंटरेस्ट क्या पड़ रहा है उसके ऊपर। भले ही वो बोल रहा है कि इसके ऊपर आपको कितना देना है इंटरेस्ट, 18%, लेकिन हमें इफेक्टिवली कितना पड़ रहा है वो निकालने का है। तो इफेक्टिवली कितना वो निकालने का है। तो लिखिए आप नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। ठीक है, अब फैक्टरिंग करने से हमें क्या क्या खर्चे आते हैं वो देखो। फैक्टरिंग करने से क्या क्या खर्चा आता है? फैक्टर कमीशन देना पड़ता है, इंटरेस्ट एंड एडवांस देना पड़ता है, और ये अपने पैसे लगते हैं वो भी बियर करना पड़ता है। ये टोटल कॉस्ट आती है, बट कुछ सेविंग भी होता है अपना, तो वो बाद में। पहले लिखिए टोटल फैक्टरिंग कॉस्ट, फैक्टरिंग कॉस्ट पर एनम एज अबाउ। एज अबाउ मतलब 9,43,218, इतनी फैक्टरिंग कॉस्ट पड़ती है, पड़ती है ना। अब इसमें से हमारी बचत कितनी होती है? लेस। क्या क्या हमें खर्चे, इतना पैसा दे रहे हैं हम, लेकिन हमें बचत कितनी होगी इसमें? तो ये कैश डिस्काउंट हमें नहीं देना पड़ेगा, ये बैड डेट्स हमें नहीं देने पड़ेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बच जाएंगी, बचेंगी कि नहीं? तो वो सारा माइनस करेंगे इसमें से। लेस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 1,60,000, देन लेस बैड डेट्स कितने? 1,60,000, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट तो कितनी है? 2,40,000। ये सब पैसा हमारा बच रहा है कि नहीं? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स जो है उसके बजाय अपन उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं,
तो वो हमने ले लिया इधर, ठीक है। अब ये भी ले लिया, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन मैनेजिंग डेटर्स भी ले लिया ना अपन ने। दूसरे तरीके से करना चाहिए क्या इसको, अपने कितना देना पड़ता, तो फैक्टर, कमीशन और इंटरेस्ट देना पड़ता, और इसमें से बचत कितनी होती है, तो कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरेस्ट छोड़ दो, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट परसेंटेज ही निकाल रहे हैं वास्तव में, तो इसलिए इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ ये तो ले लिया बराबर, कैश डिस्काउंट, बैड ले नहीं ना अपन इंटरेस्ट अभी, ठीक है। तो कितना पड़ा देखो आप, नेट फैक्टोरिंग कॉस्ट, नेट फैक्टोरिंग कॉस्ट कितना आता है, ये माइनस करना है, 2 लाख, 3,83,218। ये समझ रहा क्या, देखो देखो इधर, फैक्टरिंग की वजह से हम इतना खर्च आ रहा, हमारी बचत क्या क्या होगी, तो बचत होगी, कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा, बैड डेट्स नहीं लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं लगेगी, इतना सारा सेविंग होगा हमारा। इतना पैसा मतलब इफेक्टिवली हम इतना ही दे रहे फैक्टर को इफेक्टिवली, और इसके अगेंस्ट हमें कितना पैसा वो दे रहा है एडवांस, 31,36,000, ठीक है। एडवांस 31,36,000, और इसलिए इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव फैक्टोरिंग कॉस्ट, फैक्टोरिंग कॉस्ट, तो आगे 383,218 डिवाइडेड बाय 36,000%, तो 12.22 आती है परसेंट, 12.22%। इधर अपने को लगता है 18%, लेकिन हम उसको 18% दे रहे हैं, लेकिन हमारी बचत भी तो हो रही है ना काफी इसमें, ये खर्चे नहीं लगेंगे आपको, तो इसलिए 12.22% ये आपका इफेक्टिव कॉस्ट है फैक्टरिंग। समझ रहे क्या, तो हमें डायरेक्टली क्या पड़ता है, पैसा कितना देता है वापरने के लिए, तो 31,36,000, उसके अगेंस्ट हमारा एक्चुअल खर्चा कितना आता है, वैसे तो फैक्टरिंग का खर्चा इतना आता है, लेकिन इसमें से कुछ बचत होती ना हमारी, कैश डिस्काउंट की बचत, बैड डेट कॉस्ट की बचत, आर फॉलोइंग, तो ये आ गया 12.22। अब हमारा बैंक फाइनेंस क्या रेट का है, 14, उससे ये सस्ता पड़ता है। बैंक फाइनेंस लेंगे, इन हाउस करेंगे तो बैंक फाइनेंस करना पड़ेगा, बराबर है, तो इससे ये सस्ता पड़ता है, आर यू फॉलोइंग। अब इससे ये सस्ता पड़ता है मतलब इफेक्टिवली ऐसा दिखता है, बट एक्चुअल में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी ये दोनों निकालो, ये परफेक्ट है, उसमें जो कम लगता है वो करने का, ये कुछ फायदे का नहीं, ये फालतू है, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन ही पूछा इसलिए मैंने निकाला, दिस इज फाइंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। अब सजेस्टेड ने इसको गलत किया है, गलत क्या किया, कैश डिस्काउंट लिया नहीं, भाई कैश डिस्काउंट बचता कि नहीं हमारा, यदि हम फैक्टर को देते तो कैश डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, तो उसने वो लिया नहीं और फिर निकाला रेट। अब वो कुछ भी करते उनका छोड़ो तुम, फिर कैश डिस्काउंट ले तो बैड डेट्स भी काय को नहीं छोड़ा, सब छोड़ना चाहिए, फिर वो भी छोड़ा था एक जगह उसने, एक ऐसा प्रॉब्लम लिया था उसने सभी छोड़ दिया, उसने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचा लिया बस। कुछ भी करते यानी एक आइटम के लिए एक रूल लगाते, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे प्रॉब्लम में तीसरा, कुछ भी करते हैं। तो ये आपका इफेक्टिव फैक्टरिंग कॉस्ट है, मतलब वो 18% इंटरेस्ट बोल रहा अपने को, लेकिन अपने को कुछ बचत होती है, उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट पड़ता है 12.22%, दैट्स द मीनिंग, आर यू फॉलोइंग। चलो, और उसका और एक बताते, ये छोड़ देंगे आप तो कितना आएगा खर्चा, 383,218 प्लस 1,60,000 सजेस्ट के हिसाब से, और डिवाइडेड बाय फिर 31,36,000%, वो आता 17%, और फिर उसने एक लाइन में आंसर दे दिया। पहले ये किया, ये कैलकुलेट करते समय ये हटा दिया इसमें से, तो ये रेट आता 17%, 17.32%, और एक लाइन में नीचे आंसर दे दिया, सिंस बैंक बोरिंग इज ओनली 14%, बैंक बोरिंग कितना है 14%, और यह 17%, इसलिए इन हाउस मैनेजमेंट विल बी चीपर। कहाँ है इन हाउस मैनेजमेंट चीपर, ज्यादा है ना, पूरा करके देखा ना हमने, कुछ समझ रहे हैं क्या, तो वो उनको भी नहीं समझता क्या कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स में रहता है ऐसा, पर्टिकुलरली ये फैक्टरिंग में इंस्टीट्यूट इज नॉट वेरी क्लियर, एग्जाम्स आर नॉट वेरी क्लियर, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। चल, आपको क्या डाउट है तो बोलो।
समझा? हाँ बोलो, क्या क्या? हाँ नहीं, करो ना, लेकिन उल्टा रिजल्ट आता ना। 14% बैंक बोरोइंग है, बराबर है, तो ओन के लिए बैंक बोरोइंग लगता आपको, वो 14% है। फैक्टरिंग के लिए 12%, तो आसान क्या है, फैक्टरिंग की बैंक बोरोइंग 12 कम है, 12 कम है ना, तो 12 कम है तो फैक्टरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 14 और 12 कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे फैक्टरिंग करो, बोलेंगे ना। अब वास्तव में खर्चा तो इधर का कम आता ना, देखो ना तुम, ये सिर्फ परसेंटेज कंपेयर कर रहे हैं आप, बराबर है। वास्तव में हमने कैलकुलेशन करके बताया कि इधर करेंगे तो ऐसा खर्चा आता, इधर करेंगे तो ऐसा खर्चा आता, क्या सस्ता है बताओ मेरे को, बोलो बोलो ना। तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट हो जाएगा ना। वही तो मैं बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने सत्यानाश किया पूरे प्रॉब्लम का, और पूरा उल्टा आंसर लाके रखा। अरे भैया आप ये गलत है क्या फिगर है, मेरे को पहले बता, एक एक हो नहीं बोलते जाओ, सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, सही है, खर्चा कहां कमा रहा, या बस दैट्स इट, फिनिश। ये का कोई मतलब नहीं ना। जैसा वो बोलता था बैंक वाला, वो फ्लैट लोन लेने गए थे, बोले 6%, और एसबीआई बोलता कि 8%, तो आप वो प्राइवेट वाले से लोन लेंगे? नहीं लेंगे। तो कैलकुलेशन आपको करके देखने पड़ेंगे एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। सिर्फ ये परसेंटेज से कंपेयर करके गलत रिजल्ट आता है, बिकॉज परसेंटेज आर ऑलवेज डिसेप्टिव, इसलिए। समझ रहे? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ, उसकी जरूरत नहीं है। इफेक्टिव कॉस्ट कब निकालते? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला था सीपीटी में आपने। इफेक्टिव, ये इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड इज द टर्म अलाउड फॉर इंटरेस्ट। तो जहां अपन काम कर रहे हैं इन हाउस, तो अपन किसको थोड़ी ना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अपन बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। बट बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो अपन बैंक का पैसा कितना यूज कर रहे हैं? ये बैंक पैसा देती ना आपको, कितना यूज कर रहा है बैंक का पैसा? इसमें डेटर्स कितने थे आपके? अब निकाले थे ना अपन ने, ये वर्किंग नोट 1 में डेटर्स कितने थे? 35,55,000, बराबर है। और इसमें इंटरेस्ट रेट क्या लगा था आपका? तो बस इन हाउस की 14% है। बट वो इफेक्टिव नहीं बोल सकते उसको। इफेक्टिव का मतलब होता है बाकी सब जो फायदे आपको मिल रहे हैं वो सब कट करने के बाद, दैट इज इफेक्टिव। समझ रहे? तो ऐसे कभी कभी आता है, तो एग्जाम में थोड़ा कॉशियस रहना। ये प्रॉब्लम जो ऑप्शन में डाल सकते हैं फैक्टरिंग का, यानी क्लियर कर दिया सब चीज, जैसे प्रॉब्लम नंबर 21 है, सब चीज क्लियर है, नो एरर, तो बराबर है। लेकिन आपको लगता है कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ अपने को अजम्पशन करने हैं, तो ऑप्शन में छोड़े तो बेटर है। नहीं समझो ऑप्शन है तो फिर कर डालने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑप्शन में छोड़े तो बेटर है, क्योंकि हर सजेस्टेड में उसने अलग अलग तरीके से किया, प्रॉब्लम ही गलत दिए है, प्रॉब्लम ही गलत दिए हुए हैं। तो इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ कुछ चीजें में ग्रे एरिया बोलते हैं उसको, दे आर द ग्रे एरियाज इन द सिलेबस। चलो आगे बढ़े। अब है, तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। तो अपना वर्किंग कैपिटल ध्यान दीजिए। वर्किंग कैपिटल जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? हाँ जी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर करंट एसेट में क्या क्या रहता है? कैश। फिर डेटर्स, तो डेटर्स मैनेजमेंट हो गया, डेटर्स मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया कि नहीं हुआ? मटेरियल चैप्टर में क्या किया? मटेरियल चैप्टर में ईओक्यू, आरओआई, वो सब, वो क्या बोलते उसको, आरओएल, ईओएल, क्या क्या थे ना अपने, वो सारे, यानी पूरा कॉस्टिंग का मटेरियल चैप्टर इज मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेटर्स मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या रहता? क्या रहता? कैश रह गया। इन्वेंट्री यानी, हेलो, इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड सब आ गया उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद कैश बच गया, कैश मैनेजमेंट बचा ना, तो कैश मैनेजमेंट पे अभी कैश बजट है। मतलब बजट चैप्टर हमने पढ़े थे, रेवेन्यू बजट्स कॉस्टिंग में पढ़े थे ना, तो उसमें हमने पहले बनाया था सेल्स फोरकास्ट, बेस्ड ऑन दैट बनाया था प्रोडक्शन बजट, बेस्ड ऑन दैट बनाया था कंजम्पशन बजट,
बेस ऑन दैट बनाया था परचेस बजट, बेस ऑन दैट बनाया था लेबर कंजम्पशन, मैन पावर कंजम्पशन बजट, और सबसे आखिरी में बनता है कैश बजट, जो हमने तब नहीं बनाया था क्योंकि आप भूलने वाले थे तब तक के। तो कैश बजट इज अ क्वेश्चन विच इज कॉमन फॉर कॉस्टिंग एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कैश बजट ये इसके ऊपर क्वेश्चन कॉस्टिंग के पेपर में भी आ सकता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में भी आ सकता है। कॉस्टिंग के पेपर आ गया तो बोलेंगे सर आपने तो कॉस्टिंग में हमको पढ़ाया ही नहीं, तो कॉस्टिंग नाम बोल के कॉस्ट बजट पढ़ाया तो बरोबर है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले नीचे कैश बजट लिखा तो वो फिर नहीं जमता, ऐसा है क्या? नहीं समझ रहे, कंफ्यूजन हो गया। कैश बजट चैप्टर है, दोनों में इंक्लूड है, बराबर है। तो यहां पे ध्यान रखना जब कॉस्टिंग के एग्जाम के लिए जाएंगे पेपर में तो ये कैश बजट पढ़ के जाना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बजट चैप्टर के अंदर। आर यू फॉलोइंग? तो नॉट, नहीं तो बोलेंगे कैश बजट कॉस्टिंग पूछ लिया आउट ऑफ सिलेबस। कुछ समझ रहे हैं क्या? हमने सुविधा के लिए, क्योंकि बाय दैट टाइम यू गेट जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, इसलिए बाय दैट टाइम फॉरगेट होते हैं आप, इसलिए मैंने कैश बजट एंड में रखा, यानी ये चैप्टर में लिया हूं। तो लीजिए कैश बजट बनाना है अपने को। क्वेश्चन 10.23, प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 months beginning from April on the basis of following information. पढ़ा, प्रॉब्लम पढ़ा क्या? एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये गए क्या? अभी अपने को दोनों बोर्ड लगेंगे, वो है क्या उधर पीछे बैठे है क्या? नहीं है, जान दो, फोन करता हूं मैं, पहले पढ़ लीजिए। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। वेजेस सैलरीज अप्रैल में जून of sales 80% on credit, 20% on cash, 75% credit sales are collected in 1 month, balance in 2 months. There are no bad debts losses. Purchases amount to 80% of sales and are made and paid for in the month preceding the sales. The firm has 10% debentures of rupees 1,20,000. Interest on these has to be paid quarterly in January, April and so on. The firm is to make an advance payment of rupees, वो जो डैश दिखा तो मतलब रुपीज होता है, rupees 5,000 July 2006. The firm had a cash balance of 20,000 April 1, which is minimum balance, desired level of cash. Any cash surplus or deficit above or below level is made up temporarily, made up by temporary investment, liquidation of temporary investment or temporary borrowing at the end of each month. अब कैश बजट यानी क्या है? तो इट इज द फोरकास्टेड समरी कैश बुक। मतलब कैश बुक में एंट्री आती है ना तुमको, रिसीट्स, पेमेंट, वही करना है, सिर्फ ये फोरकास्ट बेसिस पे, यानी आने वाले पीरियड के लिए। और क्योंकि फोरकास्ट बेसिस पे है इसलिए समरी बेसिस पे रहेगा, मतलब एक एक एंट्री नहीं रहेंगे उसमें। सो इट इज नथिंग बट कैश बुक ऑन समरी बेसिस फॉर द कमिंग पीरियड ऑन फोरकास्ट बेसिस। तो इसलिए उसने पहले सेल फोरकास्ट दे दिया, खर्चे के सारे फोरकास्ट दे दिए और आपको बोला कैश बजट बनाओ, ठीक है? तो लिखिए टाइटल, कैश बजट फॉर 6 months, कैश बजट्स फ्रॉम, ऐसा लिखो लगे तो, कैश बजट्स फ्रॉम अप्रैल टू मेरे पास फोन है, वो बोर्ड चालू करना, डबल बोर्ड लगेगा। कैश बजट फॉर अप्रैल टू कौन से 6 महीने? फॉर 6 months, तो अप्रैल से सितंबर तक आएगा ना कि नहीं आएगा? अप्रैल टू सितंबर 2018 कौन सा है?
2006 है, पुराना प्रॉब्लम है। 2006, 18 लिखा तो नया, 21 लिखा तो आने वाला। चलिए, फिर पर्टिकुलर्स आपको बनाना है। हेलो, स्टार्ट करो पर्टिकुलर्स। फिर 6 महीने, जनवरी, फरवरी, नहीं जाने नहीं, अप्रैल से शुरुआत है। अप्रैल, मार्च, हेलो बड़बड़ बंद करके काम शुरू करो। मई, सॉरी, बस इसी में हंसी आती तुमको। आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस ठीक है, हो गए क्या 6 महीने? हाँ, चलिए, फिर पहले ओपनिंग बैलेंस, कैश बुक में क्या रहता? ओपनिंग बैलेंस रहता कि नहीं रहता? तो फिर लिखिए ए, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस। अब उसने बोला है कि 20,000 का ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 अप्रैल को, लिखा है, और उतना ही बैलेंस मिनिमम रखना है हर महीने में। तो 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000, ये हो गया ओपनिंग कैश बैलेंस। मतलब उतना ही रखना चाहता है वो। रुपीज सब जगह लिखो, नहीं तो सिर्फ नंबर नंबर, रुपीज कहीं नहीं। फिर क्या करते हैं अपन इसमें, ओपनिंग बैलेंस में क्या करते हैं? ऐड, बोले ना, कैश बुक नहीं मालूम, ओपनिंग बैलेंस में क्या ऐड करते? रिसीट्स। भूल गए क्या? अरे बाप, कठिन है। रिसीट्स, ब्रॉड टाइटल डालेंगे, रिसीट्स। बी, कैश सेल्स, कैश सेल्स। तो जो सेल होगा उसमें से जितना कैश सेल है उसी महीने में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तब उसने दिया है, ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट एंड 20% ऑन कैश। तो जो भी सेल है जिस महीने का, उसका 20% लेना चाहिए, बराबर है। तो अप्रैल महीने का सेल कितना है? 80,000, 80,000 का 20%, 80,000 इंटू 20% मतलब 16,000। समझा क्या? अप्रैल का लो, जनवरी का मत लो, अप्रैल का लो। फिर मई का 60,000, तो डायरेक्ट लिखो अब 60 का 12 पंच 60, 12,000। फिर जून का 80 मतलब 16,000, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई का 1 लाख मतलब 20,000, अगस्त का 80,000 मतलब 16,000, और सितंबर का 60,000 मतलब 12,000, 20%। इतना समझा? ठीक है। यानी जो महीने में जो सेल करते उसका 20% उसी महीने में मिल जाता है कैश सेल्स, 20%। और 80% क्या है? उधार है। अब वो धीरे धीरे आता है, वो धीरे धीरे आता है। वो क्या बोल रहा है देखो, बचा हुआ जो 80% है उसमें से 75%, 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन 1 मंथ। मतलब क्या हुआ कि जो सेल हुआ उसका 20% उसी महीने में मिल गया, जो बाकी है उसका 75%, जो बाकी है उधारी बाकी है उसका 75% अगले महीने में मिलेगा, और बचा हुआ 25% जो है वो और अगले महीने में मिलेगा। तो समझ रहा क्या हो रहा? 25 जिस महीने में सेल होता उस महीने 20% मिल जाता, फिर वो सेल का 75% जो है वो जो क्रेडिट सेल है 75 अगले महीने में मिलता, यानी अप्रैल का मई में मिलेगा, और बचा 25% जून में मिलेगा। तो हमें निकालना है कि अप्रैल में कितना मिलेगा। तो अप्रैल में कुछ पैसा इसका भी आएगा ना, जनवरी का, कुछ फरवरी का, कुछ मार्च का, आएगा कि नहीं? वो लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसलिए तो ये दूसरा बोर्ड लगता है उसको, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। और जितने महीने उसने दिए उतने पूरे लिख डालो, बगैर सोचे। पूरे कितने दिए उसने? अप्रैल से दिया ना, पूरे लिख डालो उसके। जनवरी से दिए, पर्टिकुलर्स। हेलो, ध्यान दीजिए इधर।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बोले बाप रे, बाप रे क्या सीए ज्वाइन किया ना, फिर ऐसे ही होता है। चलिए, हमारा बजट पीरियड है अप्रैल टू, बजट पीरियड है हमारा अप्रैल टू सितंबर, लेकिन आगे पीछे का डेटा दे दिया उसने, ठीक है। दैट इज आवर बजट पीरियड, दैट इज कॉल्ड द बजट पीरियड। बजट पीरियड मतलब पीरियड फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग द बजट, ठीक है, बजट पीरियड। तो अभी पहला तो जो है क्रेडिट सेल कितना है, 80% है। हेलो, 20% कैश सेल है, मतलब 80% क्रेडिट सेल है। तो यहां लिखेंगे हम क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 80%। तो हर महीने का 80% निकाल लो। जनवरी का 80% 80,000, फरवरी का 80% 8296 96,000, मार्च का 80% 14 चौक 56 56 1,28,000। कैलकुलेट कर लो एक बार, आता क्या? 80% बराबर है क्या? 140 का 80% कितना? अरे 12 लाख कहां से आएगा? 1,40,000 का 1,12,000, 1,12,000 80% निकालो, 80%, 90% नहीं, ठीक है। फिर अप्रैल का 80% 64,000 बराबर, बाकी ठीक है। अरे कुछ नहीं, यहां जो फिगर दिख रहा है ना उसका 80% लिखना है ना बेटा, कैलकुलेटर से करो ना, मेरा गलत है तो बता दो बस। फिर 48,000, फिर 64,000, फिर जुलाई में 80,000, फिर अगस्त में, जुलाई में कितना है? 80,000, अगस्त में 64,000, सितंबर में 48,000 और अक्टूबर में 80,000। इतना क्लियर है? देखो समझ लो, कैश बजट के दो ही प्रॉब्लम है। इस एग्जाम में प्रॉब्लम आया था इसी टाइप का, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो गई ना उसमें बजट ही पूछा था। यानी इतना जो पूछा किया अपन ने पिछले 7-8-9 दिन से, उसमें से कुछ नहीं पूछा, कैश बजट पूछ लिया। तो कोई एक ही प्रॉब्लम पूछेगा ना, पूरे चैप्टर में दो थोड़ी पूछेगा। अब क्या दिखाइए, देखिए उसने क्या बोला है, 75% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ। तो जैसा जनवरी का जो 75% है, ध्यान दीजिए, वो फरवरी में आएगा, आएगा ना। फरवरी का 75% मार्च में, और हमें अप्रैल के निकालना है, तो अप्रैल में क्या आएगा? मार्च का 75% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? 75% क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल है, उसका 75% इट इज गेटिंग इन नेक्स्ट मंथ। तो इसका 75% इधर लिखो, इसका 75%, समझ रहे क्या? तो फरवरी में जो आपने सेल किया 96,000, सॉरी मार्च में जो सेल किया 1,12,000, उसका 75% नेक्स्ट महीने में यानी अप्रैल में आएगा। ये समझा है क्या? तो इसका 75% करते हैं, 1,12,000 इंटू 75%, तो आ गया 84,000। अब बचा हुआ 25% इसका कब आएगा सर? मई में इधर आएगा, आएगा ना। तो बचा हुआ 25% मई में आएगा, 25% मई में, यानी कितना? 28,000। ये समझा क्या? देखो, हेलो, समझा क्या कि नहीं? अरे वो बोलता है कि जो भी क्रेडिट सेल होता है उसका 75% अगले महीने में आता है और बचा हुआ 25% और अगले महीने में आता है। तो हमने मार्च पे कॉन्सेंट्रेट किया पहले, तो मार्च में जो सेल हुआ उसका 75% क्रेडिट सेल जो हुआ उसका 75% पैसा इतना डेटर अप्रैल में दे देंगे और बचा हुआ 25% मई में दे देंगे, बराबर है। फिर
मार्च हो गया, फिर अप्रैल में का हिसाब करो। अप्रैल में कितना आ रहा है? 64,000, 75% है 64,000। इसका 75% नेक्स्ट महीने में आएगा, इसका 75% इंटू 75%, तो ये हो गया 48,000, और बचा हुआ 12 इधर आएगा नेक्स्ट महीने में। समझ रहे क्या? फिर हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट, नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे तो बोलो, एक बार और बताता हूं। क्या हुआ? 16 आता है। ये कितना लिया आपने? 48, तो 64,000 है, 64,000 है ना, 64,000 इंटू 75%, 48 माइनस 16,000, बराबर है 25% है 16,000। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? ये 48,000 में का जो है 48,000, इसका 75% 36,000, और इधर में 12,000। फिर 64,000 का 75% कितना आएगा? 48,000, अगले महीने में 16,000। फिर 80,000 का 60,000, फिर अगले महीने में 20,000। फिर 64 का 48,000, और अगले महीने में 16,000। समझ रहे क्या? और अक्टूबर का कितना मिलेगा? यहां पे अक्टूबर का कितना मिलेगा? अक्टूबर का जो क्रेडिट सेल है, क्या अक्टूबर का कुछ करना ही नहीं अपने को तो सितंबर तक ही चाहिए ना, अपने को तो सितंबर तक ही चाहिए। तो आगे नहीं किया तो भी चलेगा, किया है तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहा है? अब एक रह गया, कौन सा? ये मार्च का नहीं निकाला, ये रह गया। ये 25% कब आएगा? यहां का कितना आएगा? फरवरी पे कंसंट्रेट करो। फरवरी का 75% नेक्स्ट महीने में आएगा, तो 96,000 इंटू 75%, 72,000, और बचा हुआ 25% नेक्स्ट महीने में आएगा 24,000। ठीक है, ऊपर लिखता हूं लगे तो। हेलो, समझा क्या आपको? एक बार और देख लो, वो क्या बोल रहा है कि भाई 75% नेक्स्ट महीने में आता है, और बचा 25% और नेक्स्ट महीने में आता है। इसका मतलब हमें अप्रैल में जो 84,000 मिल रहा है वो काय का है? प्रीवियस महीने का 75% है, और 25% प्रीवियस टू प्रीवियस महीने का है। बराबर समझ रहे क्या? तो हम यहां लिखना चाहिए कि 75% ऑफ प्रीवियस मंथ, और 25% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ, प्रीवियस टू प्रीवियस, पेन्यू अल्टीमेट बोलते हैं मंथ। अब मिलता है अगले महीने में, लेकिन हम लिखते प्रीवियस महीने में। ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, नहीं समझे? मिलता है अगले महीने में, हम बोलते प्रीवियस महीने में। जैसे देखो, ये 72,000 कौन से महीने का है? पिछले महीने का 75% है कि नहीं? बोलो। तो ये 72 के सामने लिखना चाहिए 75% तो प्रीवियस मंथ, और ये 25,000 जो आया आपको, 25% जो आया अप्रैल में, ये कौन से महीने का है? प्रीवियस टू प्रीवियस है। ये 84 है प्रीवियस महीने का 75,000, और 24 है प्रीवियस टू प्रीवियस महीने का 25%। ऐसे सब के लिए लागू है। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है? अप्रैल से लेके तो सितंबर तक ही निकालना है, तो बाकी का मत निकालो। बजट पीरियड इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अब टोटल करना पड़ेगा आपको। टोटल में क्रेडिट सेल मत जोड़ो, कैश कितनी मिल रही है वो निकालना है ना अपने को, तो ये मत जोड़ो, एक लाइन और डाल दो, और ये जो आएगा दिस विल बी कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से कैश क्या मिली? तो 84,000 प्लस 24,000, 1,08,000, 48,000 प्लस 28,000, 76,000, 36,000 प्लस 16,000, 52,000, 48 और 12 60,000, 76,000 और 68,000। इसका बोल सकते WN1। तो इतना कैश फ्रॉम डेटर्स मिलेगा। डू यू एग्री? कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है? डाउट है क्या?
तो यहां पे लिखता हूं मैं सी, कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, WN1। चलिए अप्रैल महीने में कितना रहा, 1,08,000, मई महीने में 76,000, देन 52,000, देन 60,000, then 76,000 and 68,000। कोई डाउट है? समझ रहा है क्या? देखो बाबा, समझ रहा है ना? ठीक है। अब और क्या कैश सोर्सेस है उसके पास, कैश आने के क्या और स्रोत है? स्रोत मतलब सोर्सेस क्या है, और क्या सोर्सेस है क्या कोई? कुछ नहीं है। लेकिन उसने एक जगह लिखा है कि यदि आपको पैसे कम पड़ते हैं तो क्या करेंगे, यानी अपने कैश बैलेंस कितना रखना है, 20,000। ओपनिंग हर महीने में 20,000 है, मतलब हर महीने का क्लोजिंग 20,000 होगा, तो 20,000 तो कैश रखनी है। तो कभी सरप्लस हो जाए आपके पास तो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा उसने लिख के रखा है। आखिरी का पैरा देखो, द फर्म मेंटेन्स कैश बैलेंस 20,000 April 1 विच इज मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस, एनी कैश सरप्लस or deficit above or below this level is to be made up by temporary investment or liquidation of temporary investment। तो एक्सेस हुआ तो इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट पड़ा तो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उसको लिक्विडेट करेंगे, और वो नहीं होगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे, नहीं होगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे। बराबर है? तो कुछ करना पड़ सकता है कभी शॉर्ट पड़ा तो, इसलिए एक लाइन छोड़ देने का, एक लाइन छोड़ दो, डी, एक लाइन छोड़ दो। कितना करना पड़ेगा पता नहीं है, इसलिए एक लाइन छोड़ दो। इकाई के लिए रहेगा लिक्विडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, लिक्विडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट लिक्विडेशन मतलब सेल, लिक्विडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा क्या आपने, और जगह खाली छोड़ना, कितना लगेगा अभी पता नहीं है, बाद में पता लगेगा। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर इसकी टोटल करना नहीं है, सिर्फ लिखना है टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स, क्योंकि जब तक ये फिगर नहीं पता चलती तब तक टोटल रिसीट नहीं कर सकते, सिर्फ जगह बना के रखना है, टोटल रिसीट्स। फिर पेमेंट्स, पेमेंट्स एफ। अब पेमेंट लो एक एक, क्या बोल रहा है देखो, परचेसेस अमाउंट टू 80% ऑफ द सेल्स एंड आर मेड एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स, मतलब वो कैश में परचेस करता है, दे आर मेड एंड पेड इन द सेम मंथ, बट कौन से महीने में, प्रीवियस महीने में। यानी मतलब अप्रैल में जो माल बेचना है वो मार्च में खरीदेगा और मार्च में पेमेंट कर देगा। बराबर है? कौन समझ रहे क्या? अप्रैल में जो माल बेचना है, अप्रैल में जो माल बेचना है वो एक महीने पहले खरीदेगा और जिस महीने में खरीदा उसी महीने में पेमेंट करेगा। आर यू फॉलोइंग? और वो परचेस कॉस्ट कितनी है उसकी, 80% ऑफ सेल वैल्यू। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, जो माल हमें मई में बेचना है वो कब खरीदेंगे, अप्रैल में, और जो मई में जो सेल होगा उसका 80% कॉस्ट रहेगा। ये ऑलरेडी 80% है, ये ऑलरेडी 80%। इसका मतलब ये फिगर इधर लिखना पड़ेगा, ये फिगर इधर लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते जाना पड़ेगा। नहीं समझे? नहीं तो अलग करो, एक काम करो, आप बताइए अप्रैल में क्रेडिट सेल कितना है उसका, 64,000। देख लो इधर, अप्रैल में सेल्स कितना है, टोटल सेल्स 80,000, अप्रैल में सेल्स 80,000। ठीक है, तो उसकी परचेस कॉस्ट क्या होगी, 64,000। वो 64,000 अप्रैल में जो माल बेचना है वो कब खरीदेगा, मार्च में। तो मार्च में वो 64,000 का परचेसेस करेगा और पेमेंट भी करेगा, पेमेंट भी करेगा। फिर नेक्स्ट आइए, अब मई में जो सेल है कितना है, देखो उसका मई में सेल कितना है, 60,000, उसका 80% कर लो, 40। वो कब खरीदेगा, मई में बेचना है तो अप्रैल में। तो ये ऐसा आता ना, बस एक लाइन इधर कर रहा है, 64,000, 80,000, फिर 64,000, फिर 48,000,
और फिर 80,000। ये क्या हुआ? पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, पेमेंट फॉर मटेरियल या परचेस ऑफ मटेरियल बोलिए ना, परचेसेस, परचेसेस हो गया बस। परचेसेस अपने को लिखना है यहां से यहां तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। इसलिए उसने अक्टूबर का सेल दिया, इसलिए उसने अक्टूबर का सेल दिया। समझाए? ठीक है ना? तो ये परचेसेस, पेमेंट ऊपर लिखाइए, पेमेंट ऑफ परचेसेस, परचेसेस। ठीक है? तो यहां आप लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 80% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहां आपको डिटेल लिखना है, 80% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल के लिए नेक्स्ट महीना मई है, मई में जो सेल है उसका 80%, मई के लिए नेक्स्ट मंथ जून है, जून में जो सेल है उसका 80%। समझ रहे क्या? तो ये फिगर लिखना है आपको, पेमेंट फॉर परचेसेस 48 से लिखना है, 48,000 नीचे क्लास किसकी चालू है? जय, ये नीचे क्लास का आवाज है? माइक में से इतनी जो चिल्लाते कि दूसरे फ्लोर पे खिड़की बंद होने के बाद भी आ जाता है। थोड़ा वॉल्यूम कम करे क्या? उनका कौन है तो देख लो, माइक का वॉल्यूम कम करो। हाँ, परचेस 48 के बाद 64 के बाद 80 के बाद 64 के बाद 48 के बाद 80, ये हो गए परचेसेस। ठीक है? समझ रहे हैं ना? फिर आगे क्या बोला है देखो, परचेसेस अमाउंट पे इतना, उसके पहले वेजेस एंड सैलरीज दिया है, वो भी ले लो ना, अब उसका कुछ झंझट नहीं, मंथ वाइज पेमेंट दिया है, मंथ वाइज पेमेंट दिया है, तो लिख लो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, अप्रैल का 9,000, मई का 8,000, जून 10,000, जुलाई 10,000, अगस्त 9,000, सितंबर 9,000। बराबर लिखा मैंने? चलिए फिर परचेस हो गया। द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन दीज हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन जुलाई, अप्रैल एंड सो ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, $1,20,000 का 10% करो, कितना हुआ? 12,000। और पेमेंट कैसा करना है? 6 मंथली करना है, क्वार्टरली। तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आता? 3,000। तो 3,000 का अप्रैल में करना है, जनवरी तो आपने इसमें आता नहीं, तो 3,000 का अप्रैल में करना है 3,000। फिर नेक्स्ट कब करेंगे? जुलाई में 3,000। फिर नेक्स्ट कब करेंगे? अक्टूबर में। तो दैट इज बियॉन्ड परव्यू। बियॉन्ड परव्यू मतलब बजट पीरियड के बाहर है। क्लियर है? साल का इंटरेस्ट 1,20,000 क्वार्टरली पे करते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करो, 3,000 हर क्वार्टर में पे करना है। फिर द फर्म हैज टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 5,000 इन जुलाई, ये तो सीधा लिखना ही है। एडवांस टैक्स कितना देना है? 5,000 इन जुलाई, 5,000, बाकी महीने में देना नहीं है। ठीक है? द फर्म हैड कैश बैलेंस ऑफ 20,000, हो गया। और क्या बचा अभी? टोटल करो रिसीट का। बट इसके पहले कोई एक्सेस हो गया अपना तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना उसको, वो भी पेमेंट में आएगा ना, इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या लिखेंगे यहां पे? इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लिख दीजिए।
फिर ये आएगा टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर डालना है आपको। देखिए, अब ये ओपनिंग बैलेंस 20,000 है और ये 16 और 1,08,000 कितने होते हैं? 20,000 प्लस 16,000 प्लस 1,08,000, टोटल होती है 1,44,000 यहाँ पे। यानी ओपनिंग यहाँ पे नहीं, ओपनिंग प्लस इसकी टोटल 1,44,000 होती है। और अपने पास पेमेंट इतने करने, 1,44 से कम है, कम है ना। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करने का या शॉर्ट टर्म लोन लेने का जरूरत नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और फिर यहाँ की टोटल लिख लो माइनस 20,000, तो ये 1,24,000। ये समझा क्या? प्लीज नोट, टोटल रिसीट में ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है। कैशबुक साइड की टोटल अलग होती है। कैशबुक साइड की टोटल, रिसीट साइड की टोटल इज डिफरेंट थिंग एंड टोटल रिसीट्स इज डिफरेंट थिंग। हेलो, समझ रहे हैं क्या कुछ? कैशबुक साइड की, रिसीट साइड की टोटल में ये दोनों आएंगे, बट व्हेन आई से टोटल रिसीट्स मींस ओनली रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। नहीं समझ रहे? फिर टोटल पेमेंट्स कर लो। पेमेंट्स, अब ये आपके पास कैश बैलेंस कितना बचता है वो देखना है। पहले देखिए, ये 124,000 प्लस 20,000 ओपनिंग बैलेंस, एक 144 टोटल कैश है। इसमें से इतना जाएगा परचेसेस में, माइनस 48,000 माइनस 12,000। अब आपके पास बचा 84,000। हेलो, ये रिसीट्स प्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, ये बचता है 84,000 और अपने को रखना है सिर्फ 20,000। मतलब बचा हुआ क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो माइनस 20,000, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा 64,000 का। ये समझाए? और यहां पे आएगा टोटल 1,24,000। क्यों? कि ओपनिंग रिसीट्स इज इक्वल टू पेमेंट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इज क्लोजिंग बैलेंस। या इफ ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, टोटल रिसीट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल पेमेंट। अब समझा कि नहीं समझा? क्या किया हमने? पहले इसकी टोटल रफ कर लिए, फिर पैसे सफिशिएंट है, फिर एक्सेस बैलेंस बचता है, हो तो जितना एक्सेस बचता है इन्वेस्टमेंट डाल दिया। एक्सेस मतलब 20,000 से ज्यादा। सिंपल चीज है, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि है बहुत बड़ी भारी बात है। अगले महीने का करो। अगले महीने का देखो, 76, जिनको नहीं समझा एक बार और देख लो। 76,000 प्लस 12,000। अब ये ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग है, तो टोटल रिसीट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल पेमेंट। इफ योर ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, देन टोटल रिसीट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल पेमेंट। तो यहां पे टोटल रिसीट्स आती है 88,000 और पेमेंट 8 से कम है, कम है ना। तो इसका मतलब अपन लोन लेने की या शॉर्ट टर्म बोरिंग तोड़ने की जरूरत नहीं, और यहां पे आ जाएगा 88,000, ठीक है। और 88,000 में से ये दो माइनस करो, माइनस 64,000 माइनस 8,000, तो एक्सेस बच गया 16,000। तो 16,000 जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और ये आ जाएगा 88,000 फिर से। समझ रहा क्या हो रहा? समझ रहा है कि नहीं? सिंपल कैशबुक है वो, बाकी कुछ भी नहीं। इट इज सिंपल कैशबुक। नहीं समझा तो नहीं बोलो, कैसी फिगर आई तो। फिर आगे बढ़ो। फिर सिंस ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स मस्ट बी इक्वल टू पेमेंट्स। अब यहां पे रिसीट्स कितने हैं? 16,000 प्लस 52,000, 68,000, और पेमेंट करना है 90,000 का। तो शॉर्टेज है ना, क्योंकि ओपनिंग तो क्लोजिंग के लिए लगेगा। तो शॉर्टेज कितना है? माइनस 90,000, 22,000 का शॉर्टेज है। वो कहां से आएगा? ये पहले जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हमने, ये पहले जो इन्वेस्टमेंट वो तोड़ देंगे। पैसे की जरूरत है ना, शॉर्ट टर्म थे वैसे भी, वो तोड़ के कितने के तोड़ेंगे? 22,000 के ही तोड़ेंगे, पूरे नहीं तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 90,000 और ये हो गया 90,000। क्योंकि यहां पे कैश शॉर्टेज था, इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा।
बराबर है। फिर आगे बढ़िए, फिर यहां 80,000 पेमेंट है और इधर ज्यादा है क्या, 64,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 82,000। अब देखिए रिसीट्स हमारे पास 80 है, पेमेंट्स 82,000 है, यानी 2,000 और कम पड़ रहे, तो फिर से लिक्विडेट करो 2,000 लिक्विडेट करेंगे तो ये आएगा 82,000, यहां पर भी 82,000, समझ रहा है। फिर आगे बढ़ो, ये ज्यादा है 76 प्लस दिस 76,000 प्लस 16,000, दिस मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो 92,000 माइनस 48,000 माइनस 9,000, 35,000 का री इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा अगले महीने में, देखो रिसीट्स ज्यादा है कि कम है, कम है, 70,000 है, नहीं 80,000 और पेमेंट 89, मतलब 9,000 के लिक्विडेट करने पड़ेंगे, तो यहां 9,000 के लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 89,000, ये भी 89,000, यहां डैश। अब एक आध बार ऐसा हो सकता है कि लिक्विडेट आपको ज्यादा करने पड़ सकते हैं, मतलब जैसे इधर 64 का इन्वेस्टमेंट किया था, 16,000 का ये और है, और हो सकता है आपको 1 लाख लिक्विडेट करने पड़ेंगे, तो बोले अपने पास तो 90,000 है, तो 1 लाख का कैसे लिक्विडेट करेंगे, कुछ नहीं, यहां लिखने का लिक्विडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो भी कर सकते ना आप, अपना इन्वेस्टमेंट है तो वो तोड़ेंगे, नहीं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे, उसके लिए रुकना नहीं तो बोलना नहीं प्रॉब्लम गलत है, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का किसको मालूम, तो प्रॉब्लम गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट, 10 मार्क। समझाए क्या, जो भी डाउट है बोलिए। तो यहां पे एक ध्यान रखना, टोटल रिसीट्स डज नॉट इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, टोटल ऑफ रिसीट साइड इन द कैश बुक इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, तो अपने दिमाग में वो रहता, टोटल में वो भी आता था, कैश बुक की टोटल क्या हो रहा था 11वीं 12वीं। चलो बोलो, डाउट है तो है क्या, तो बेसिकली इट इज सिंपल कॉमन सेंस है। फिर भी जो डाउट है पूछिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा कि वो कैसे क्या इन्वेस्टमेंट आ गया, ये सब बैलेंसिंग फिगर है, ये और ये बैलेंसिंग फिगर। है क्या, डाउट है क्या, सिंपल था, तो एक करके लाना होगा, दो ही प्रॉब्लम है इसमें कैश बुक, क्योंकि सिंपल है। तो 24 वाला आपको होमवर्क है, 24th होमवर्क, इससे भी आसान है वो, एक तो 4 ही महीने के लिए बनाना है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बेस्ड ऑन द बेसिस फॉर 4 months, तो अपने तो 6 महीने का बनाया, नहीं बोले हमको 6 महीने का आता, 4 महीने का नहीं आता, ऐसा मत करना, ठीक है ना। चलो करके लाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कि कर लेते बजट वाला, कल तो करना ही है, क्या बोलते होमवर्क, बोले कल पूछेंगे, तो टालने का काम रहता कल तक। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, बड़बड़ बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.25, नेक्स्ट क्वेश्चन 10.25 पढ़िए, 1 मिनट का क्वेश्चन है एकदम। हेलो, ध्यान दो इधर। ए फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अमाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, कैश डिसबर्समेंट मतलब कैश पेमेंट, टू डिसबर्स मतलब टू पे, ठीक है। The total disbursement are 1,05,000 per month or 12,60,000 per annum. The total disbursement A is equal to total cash payment, cash payments per annum. इसी को बोलते total disbursement। कितना दिया है, 12,60,000 रुपए। Administrative and transaction cost of transferring cash to disbursement account is ₹20 per transfer size, so इसका बोलते हैं हम O, ₹20 पर ट्रांजैक्शन। जैसे आप ICICI में कोई भी बैंक में जाते हो
60-70 हजार रुपये अपने खाते में डिपॉजिट करो, 60-70 हजार अपने खाते में डिपॉजिट करो। तो पहले तो बोलता तो जो डिपॉजिट करने वाला है उसका पैन नंबर लिखो उसमें डिपॉजिट स्लिप पे, और फिर जैसे ही डिपॉजिट कर देते आप, तो जिसके खाते में डिपॉजिट किए, सपोज आपने आप ही के खाते में डिपॉजिट किए, आप ही के सेविंग बैंक में डिपॉजिट किए, आपने आप ही के खाते में डिपॉजिट किया, आपका ही पैन नंबर लगेगा। और जैसे आप कैश डिपॉजिट कर देते, घर पहुंचने तक आपको मैसेज आता, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, क्रेडिटेड बाय, जितना आपने डिपॉजिट किया उतना, एंड डेबिटेड बाय 250 रुपीज। क्या के लिए? कैश हैंडलिंग चार्जेस, कैश हैंडलिंग चार्जेस। तो ये ट्रांजैक्शन साइज है। जब भी आप, ये तो सिर्फ डिपॉजिट के लिए बोला है बैंक वाला, लेकिन डिपॉजिट के लिए भी लगता है, विड्रॉल के भी लगता है। तो फॉर एवरी डिपॉजिट और फॉर एवरी विड्रॉल इन द म्यूचुअल फंड और लिक्विड फंड, you need to pay some cash transaction fee, that is 20 rupees per transaction। ये प्रॉब्लम में दिया 20 rupees per transaction, ठीक है। फिर आगे, द मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड 8% पर एनम, मतलब हम लिक्विड फंड में डाल रहे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डाल रहे, तो 8% उसमें पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, आए 0.08 पर रूपी पर एनम। 8% है, 100 पे 8 है ना भैया, हेलो, 8% है, 100 पे 8 है, तो 1 रुपए पे कितना हो गया? 8 पैसे हो गए। समझा इतना? अभी आपको थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लगता क्या? ये वो आय, इससे हम क्या करते थे? ईओक्यू। अब इसको ईओक्यू नहीं बोलते, इसको बोलते इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन साइज, या क्या नाम है उसने पूछा होगा, ऑप्टिमम कैश ट्रांजैक्शन साइज, ऑप्टिमम कैश ट्रांजैक्शन साइज। फॉर्मूला है हमारा ईओक्यू का, √2AO अपॉन I, √2 12,60,000, O 20 रुपए, I 0.08। कैलकुलेट करो, 2 into 12,60,000 into 20 divided by 0.08 under root 25,099, 25,099 0.80, मतलब 25,100 हो गया ना। इसको बोलते हैं जे बाउमोल मॉडल। जे बाउमोल मॉडल ये यूक्यू मॉडल है, उसी मॉडल को कैश बजटिंग में बोलते हैं जे बाउमोल मॉडल। नाम है उसका आदमी का, लिखा है वहां पे जे बाउमोल मॉडल। यानी नया कुछ नहीं, उसने अपना ईओक्यू लिया, इधर चिपका दिया, उधर से ईओक्यू उठाया, इधर चिपका दिया अपने नाम से, जे बाउमोल मॉडल। अब भाई क्या ए यानी क्या, वहां पे क्या था ईओक्यू में, क्या था एनुअल कंजम्पशन, यहाँ पे एनुअल कैश पेमेंट्स, दैट इज एनुअल डिसबर्समेंट। फिर वहां ओ क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। वहां पे आया था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इवेंचुअली इट वाज ओनली इंटरेस्ट पर यूनिट पर एनम, पर रूपी पर एनम। समझा है सिमिलैरिटी आपको? समझा ना? आंसर हो गया 4 मार्क, 4-5 मार्क का एग्जाम में, इतना सा क्वेश्चन सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.26, 10.26 10.26। अब देखिए प्रॉब्लम, देखिए 10.26, 26 से किया ना अपन ने, 25 का किया, 26 देखिए, ए फर्म मेंटेन्स सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, टोटल डिसबर्समेंट्स आर 2,06,500 पर मंथ। तो पर एनम कितना हुआ सॉरी इंटू 12, 39 लाख 50, 31 लाख 50,000 हो गया ए। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर द कैश टू डिसबर्समेंट 25 पर ट्रांसफर, ओ
per transfer. Marketable securities yield 7.5%. I 0.075, 7%, 7.5 को 100 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.075. फिर क्या चाहिए? डिटरमाइन ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बाउमोल मॉडल. ठीक है, तो क्या होगा? √2 इंटू 31,50,000 बराबर है, इंटू O 25 डिवाइडेड बाय I 0.075. कैलकुलेटर चलाओ. 2 इंटू 31,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.075 √ 45,826 रुपीज. फिनिश. 5 मार्क. सिर्फ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. 5 मार्क कमाने तो लिखना पड़ेगा वेयर A इज इक्वल टू टोटल कैश पेमेंट और डिसबर्समेंट पर एनम, O इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर. ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर वैल्यू डालना पड़ेगा. सिंपल है. 5 मार्क चाहिए ना, लिखना पड़ेगा. हो गया. आसान था कि नहीं? बोलो कि नहीं था? आसान था. आगे अब ये जो 2 प्रॉब्लम बचे वो घर से करके देखने हैं आपको. तो कल के लिए आपके लिए होमवर्क है. एक बजट का प्रॉब्लम है, एक 27-28 कॉमन सेंस का करके देखो. नहीं आया तो मैं करके दूंगा, करने वाला ही छू ऐसी. 27-28 ठीक है. क्या हुआ? क्या नहीं समझा? ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, कल दिए थे. अच्छा, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए आज फिर ना, सबने थोड़ी ना किए, मुझे मालूम है ना, सबने नहीं किए. चलो, जिन बोले कल अलोकेट कर दी तो ठीक है. जिन्होंने किए फिर से मत करो दोबारा, नहीं किए उन्होंने करो. चलो फिर ये MCQ होमवर्क, MCQ भी होमवर्क. तो इतना सारा कल होगा. अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी. रीजन ये है कि 7 बजे गिने चुने 7-8 लोग रहते और मुझे 7 बजे शुरू करना पड़ता, क्योंकि मैं यदि 7:30 बजे शुरू करूं तो लोग 8 बजे आना शुरू करेंगे, और 8 बजे शुरू करो तो 9:30 बजे आएंगे. ये प्रॉब्लम है. इसलिए और शुरू कर दिए तो नया चैप्टर शुरू होता है तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इसलिए नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन. चलो लिखिए. नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस. नंबर कौन सा है मालूम नहीं. रेशियो एनालिसिस कौन सा नंबर है? तीसरा करेंगे रेशियो एनालिसिस. चलो ध्यान दो इधर. हेलो, बड़बड़ बंद करो भाई. हेलो, बड़बड़ बंद करो. हेलो, सब लोग जाग जाइए, बड़बड़ मत करो. नया चैप्टर में भी सारे पुराने रूल लागू है डिसिप्लिन के. तो कॉपी में टाइटल डालेंगे रेशियो एनालिसिस. हेलो, ध्यान दो इधर. रेशियो एनालिसिस क्या होता है? हेलो, सभी लोग ध्यान दो इधर. उनको जगाओ. हेलो, बाद में बातें करो, नहीं पहले इधर देखो ना. नाउ रेशियो एनालिसिस क्या होता है? तो क्या करते लोग, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहते हैं, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो भी है, बट दैट वी डोंट कंसिडर हियर. ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं रेफर करूंगा, मेरा मतलब है P&L और बैलेंस शीट. और P&L इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ध्यान रखना है. तो ट्रेडिंग नहीं लिया. P&L इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट. ऑलराइट. तो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें अनेक फिगर है अपने पास, अनेक आइटम्स है दोनों में. तो कोई भी आइटम का उसमें से P&L और बैलेंस शीट में, डेबिट में और क्रेडिट में, एसेट्स में, लायबिलिटी में जितने आइटम है उसमें से किसी एक का रेशियो किसी दूसरे के साथ कर डालते हैं और उसको फिर इंटरप्रिट करते बैठते हैं. दैट इज रेशियो एनालिसिस. ठीक है. सो they just take a ratio of one or more items in a balance sheet or P&L account with one or more items in balance sheet or P&L account, and they find the ratio and they just try to interpret it.
दैट इज रेशियो एनालिसिस। बोले काय को करते फालतू का उपद्व्याप। तो ऐसा है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एनालॉजिकल है, डॉक्टर के पास गए, फिर बोले सर दुखता है, 2-3 दिन से बहुत सर दुख रहा है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले तो पूछता है कि भाई नींद बराबर आ रही, तो आप बोलते हैं हाँ नींद तो आ रही बराबर, नहीं बराबर, फिर भी हाँ नहीं, बीच बीच में टूट जाती है, फिर नींद नहीं आती रात को। अच्छा, फिर वो पूछता है कुछ है क्या, मतलब कुछ चल रहा क्या, अफेयर वगैरह कुछ, ये पूछता है बाद में। आपके पेरेंट्स है तो उनको बोलता बाहर बैठो तुम, अकेले में पूछेंगे आपको। डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना है तो भारी पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अच्छा ठीक है। फिर बोलेगा कि एक काम करो, फिर वो अपना वो निकालेगा बीपी वाला, गुंडाल के चेक, और बीपी ज्यादा है बोले आपका, हरदम ज्यादा रहता है क्या, मेरे क्या मालूम, पहली बार गिना बोले, अच्छा ठीक है। तो बीपी ज्यादा है कैसे पता चला, तो उसको कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया हुआ है कि भैया ह्यूमन बीइंग का बीपी जो है 120/80 होना चाहिए, ऐसा उसको पढ़ा दिया। अब उसने दिमाग में रट लिया कि भाई 120/80, अब 120 के ऊपर आया तो ज्यादा, 80 के ऊपर आया तो ज्यादा। 120/80 का मतलब 80 से 120 नहीं रहता है, एक रेत को बोलते सिस्टोलिक, एक को बोलते डायस्टोलिक। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर ज्यादा रहता है, ऊपर का हो गया, और जब हार्ट एक्सपैंड करता है तो नीचे का हो गया। एक को बोलते सिस्टोलिक, एक को बोलते डायस्टोलिक, मतलब जान दो, नहीं तो अपने को लगता 120/80 नहीं, 80 से 120 चलता, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा लोगों को, नॉर्मल लोगों को लगता है। आर यू फॉलोइंग? तो ये बीपी का उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया है, सब ह्यूमन बीइंग के लिए एक ही स्टैंडर्ड, जो कि गलत है। अगेन इट इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी। नंबर 2, द स्टैंडर्ड्स दे आर लोअरिंग डाउन डे बाय डे। मतलब पहले ऐसा था 140/90 है तो नॉर्मल, अब 90 हो गया तो बोलते नहीं तुमको गोली लेनी पड़ेगी, और एक बार गोली ले ली कि ये परमानेंट लेनी है जिंदगी भर, जब तक नहीं मरते तब तक गोली लेनी चाहिए। कुछ समझ रहे? तो ये सब बहुत फंडा है वो, मतलब वो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, मेडिकल स्कैम। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका। अमेरिका में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इसकी बहुत बड़ी लॉबी है, और ये लॉबी जो आर्म्स लॉबी है उससे भी पावरफुल है, आर्म्स लॉबी से भी पावरफुल है। दैट लॉबी डिसाइड्स हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इतनी भयंकर लॉबी है, क्योंकि वहां भी इलेक्शन के लिए पैसा लगता है, कैंपेन लगता है, वो सबके लिए पैसे प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले। तो उन्होंने एक, गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया, उसको बोलते हैं एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल, एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल। और वो पैनल में जो मेंबर्स है वो सारे ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट है। आर यू फॉलोइंग? एंड दैट पैनल डिसाइड्स कि आपका बीपी क्या होना चाहिए। अब जाहिर है उनकी मेडिसिन ज्यादा कब बिकेंगी, 140/90 से 120/80 पे लाएंगे। और उन्होंने और कम किया, बोले ये भी ज्यादा हो गया, बोले 70 और 110 और 70 ही होना चाहिए, 110 और 70 ही होना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा बीपी का लेवल आप कम लाएंगे उतने ज्यादा पेशेंट उसके दायरे में आते हैं, उतने ज्यादा लोगों को परमानेंट दवाई दी जाती है। सेम थिंग अबाउट शुगर, बोले कुछ नहीं, पोस्ट मील 120 होना, फास्टिंग 80 होना, वो दर भी 120/80 कर दिया। फ्यू डेज बैक, फ्यू ईयर्स बैक इट वॉज डिफरेंट। फ्यू ईयर्स बैक में भी, अबाउट 30 ईयर्स एगो, वो बोलते थे डॉक्टर लोग कि योर शुगर शुड बी 100 प्लस योर एज, देन इट इज नॉर्मल। तो आई एम 65, तो 165 इज नॉर्मल, नो नीड टू टेक मेडिसिन। आज के डेट में ऐसा नहीं बोले, 110 हो गए कि हो गया गोली शुरू, और एक बार शुरू कि परमानेंट शुरू, उनका पैसा परमानेंट कमाना शुरू। तो हर चीज के लेवल वो कम कम ला रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो रहते हैं, वो स्कैम है। स्कैम क्यों है? रिकमेंड करने वाले कौन? जिनकी इंडस्ट्री है वो। अब जैसे मेरे पास कोई करियर काउंसलिंग के लिए आएगा तो मैं उसको बोलूंगा क्या मेडिकल अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छा है, बोलूंगा क्या? नहीं, मैं तो बोलूंगा सीएच सबसे अच्छा है, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, नेचुरल है, दिस इज बट नेचुरल। वैसा है भैया। ट्रीटमेंट पैनल में बैठने वाले लोग कौन है? सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर्स, साइंटिस्ट का पैनल है वो। तो दे डिसाइड अबाउट योर हेल्थ। अच्छा, अमेरिका जो उनके लोगों के लिए डिसाइड करता, हमारे इंडिया के बेवकूफ एलोपैथ डॉक्टर वही फॉलो करते हैं, अच्छा, वो जब रिवर्स करते हैं किसी चीज को तो ये रिवर्स नहीं करते। जैसे एक एलिमेंट रहता है HbA1c करके, HbA1c, मतलब वो रहता है कि आइसोसिलेटेड हीमोग्लिसरीन शुगर, मतलब कुछ नहीं, ब्लड में शुगर निकालते हैं
और वो बताती है कि पिछले 3 महीने का एवरेज क्या था आपका। आज शुगर चेक करना है तो आप क्या करते, आज कल 1-2 दिन मीठा नहीं खाते, कम खाते और बराबर शुगर लेवल पे आती, तो वो पकड़े नहीं जाते कि आपको डायबिटीज है या ज्यादा है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो HbA1c कर ले बोले तुम। तो उसमें क्या रहता है, आज तुम कुछ भी खाओ मत खाओ, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है वो आपको एक ही फिगर में। तो वो जो है नॉर्मल जो है वो 6.4 बताया जाता था अभी तक के, कि 6.4 के ऊपर है तो आप डायबिटिक हो, 6.4 के नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हो, 8 के ऊपर है तो आप होपलेसली हायर डायबिटीज है आपको, यानी कुछ भी हो सकता है आपका, इतनी बेकार कंडीशन है बोले 8 के ऊपर आया तो। अब ये उन्होंने मैनेज किया था ATP ने इतने साल, फिर उसके ऊपर काफी लोगों ने रिसर्च किए, काफी लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। इंडिया में भी है कुछ डॉक्टर अच्छे, USA में भी कुछ डॉक्टर अच्छे कि जो जिनाइनली काम करते हैं, वो धंधे से कुछ नहीं करना उनको। तो उन्होंने प्रूव किया कि 6.4 क्या 8 भी रहा तो नॉर्मल है करके डायबिटीज, 8 भी रहा आपका HbA1c तो यू आर नॉर्मल, यू डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। अभी अमेरिका में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट, जो उनका ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने अनाउंस कर लिया एंड अमेरिकन डॉक्टर्स आर नाउ फॉलोइंग दैट कि 8 के ऊपर है HbA1c तो ये डायबिटीज की गोली प्रिस्क्राइब करते रहते। नहीं, हमारे इंडिया के डॉक्टर ने अभी भी नहीं, उनको बोले हमने कि सर ये रिसर्च आया ना, देखो ना, अब मेरी गोली बंद करो ना। नहीं, वो अमेरिका के लिए बोले, इंडिया के लिए नहीं है। अब बोला, मैंने बताया भैया तुमने इंडिया के लिए 6.4 का भी कहीं रिसर्च किया क्या, तुमने तो उनका फॉलो किया। तो चुप बैठा डॉक्टर। तो जब वो 6.4 बोले थे तो बोले बरोबर है, 6.4 के ऊपर डायबिटीज। अब जो बोल रहे कि 8 के ऊपर डायबिटीज, 8 के नीचे नहीं, तो वो नहीं मान रहे, क्योंकि बोले नहीं वो अमेरिका के लिए, आप चुपचाप गोली लो। क्यों गोली लो, कमीशन मिलता है डॉक्टर लोगों को, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड एट द हेल्थ ऑफ द पीपल, एंड पीपल आर लूजिंग मनी as well as they are losing health. That's the problem. Every diabetic tablet, every BP tablet, every cholesterol tablet has a great side effects. किसी का भी थोड़ा सा BP है तो उसको वो दे देते हैं 75 mg की वो एस्फरिक एसिड जो रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, आशा बोलते हैं उसको, आशा मतलब एस्पिरिन, एस्पिरिन की गोली मालूम है ना आपको, एस्पिरिन की गोली जैसा उसका दूसरा नाम इकोस्प्रिन, दे देते, पिला देते। अब इकोस्प्रिन से ब्लड थिन होता है, तो बोले बराबर है, वो तुम्हारा बीपी है ना, बोले तो हार्ट में ब्लॉकेज होगा तो थिन ब्लड जल्दी निकल जाता है, तो आपका हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाता है। रिसर्च है बोले अपन, ठीक है। वो गोली लिया तो योर चांसेस ऑफ डाइंग विद द हार्ट अटैक आर रिड्यूस, बट चांसेस ऑफ डाइंग विद द ब्रेन स्ट्रोक आर इंक्रीज। तो मरना तो है ही, चाहे हार्ट फेल से मरे चाहे ब्रेन स्ट्रोक से मरे, कोई फर्क नहीं होता है। तो ये ऐसा सब एक गोली, एलोपैथी की डेफिनेशन है, पुरानी डिक्शनरी, बहुत पुरानी डिक्शनरी जो है, हमारे पिताजी के जमाने की एक डिक्शनरी पुरानी, बहुत ऐसी जीर्ण हो गई, पढ़ी है मेरे पास। उसमें एलोपैथी की डेफिनेशन दी है, एलोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच ट्रीट वन डिसीज एंड गिव राइजेस टू अनदर 50 डिसीजेस। ये डेफिनेशन है एलोपैथी की, और फैक्ट है। डॉक्टर के पास जा ऐसी लंबी लिस्ट बनाता हूं, ये गोली बीपी के लिए, ये डायबिटीज के लिए, फलाने के लिए, बीपी। अब ये सब गोली खाने से तुम्हारी एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी के लिए 2 गोली और ऐसा, फिर उसके वजह से और डाइजेशन खराब होता, फिर वो उसको ठीक करने के लिए और 1 गोली, ऐसा 12-15 लो, पूरा मेडिकल स्टोर रहता है पेट के अंदर। खैर, तो उन लोगों ने जैसे हर चीज के एक स्टैंडर्ड बना के रखे, हर चीज के स्टैंडर्ड बना के रखे, और उससे आपके पैरामीटर्स कंपेयर करते हैं, आपकी ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, हर एक का टेस्ट का वैल्यूज, इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, एंड देन इवैल्यूएट योर हेल्थ, कि भाई आपकी हेल्थ ठीक है, पैरामीटर्स देख के कि नहीं है, वो सब इवैल्यूएट करते हैं। आर यू फॉलोइंग? सेम थिंग अबाउट आवर रेशियोज। वी हैव डिजाइन्ड द रेशियोज इन सच ए वे दैट वी कंपेयर विथ योर कंपनीज रेशियो, ठीक है, एंड देन वी डिसाइड अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी। सो फॉर दैट वी हैव गॉट रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में क्या है, तो दे हैव गॉट सम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज, बट यहां पे कैसा, हर ह्यूमन बीइंग के लिए एक ही रेशियो लगाते, हम वैसा नहीं करते, इंडस्ट्री वाइज डिफर करते हैं। तो वी कैन कंपेयर वन कंपनीज रेशियो विथ अदर कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। यू कैनॉट कंपेयर IT फर्म विद द किराने की दुकान। आर यू फॉलोइंग? तो डिफरेंट कंपनीज का जो बिजनेस है और जो बिजनेस मॉडल है और जो बिजनेस साइज है, उसके हिसाब से कंपैरिजन होती है, और इंडस्ट्री एवरेज के साथ अपने रेशियो निकाल के उसको कंपेयर करते हैं, और उससे फिर हम जजमेंट करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इतना क्लियर हुआ?
सो दिस इज एनालिटिकल स्किल या डायग्नोस्टिक स्किल्स। वो जैसे डायग्नोस्टिक स्किल्स है, मतलब आया कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भेज देते, टिक टिक मार के इतना करके लाओ, फिर उससे ये कम ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देन आजकल डायग्नोसिस ऐसा है ही नहीं, इज नथिंग लाइक डायग्नोसिस। पेशेंट हिमसेल्फ कैन डू डायग्नोसिस बेटर देन द डॉक्टर। आप ही जाओ सीधे पैथोलॉजी में, उसको बोलो यार मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा, 2-4 टेस्ट करा के दे दे, तो उसको ही समझता कौन सी करना, वो करा देता, फिर टेस्ट में वो भी लिख देता कि ये स्टैंडर्ड ये रेंज ये है, एक्चुअल तुम्हारा रीडिंग है, उसे पता चल जाता। फिर मेडिकल स्टोर में जाओ, उसको बोलो जब दवाई दे, वो दे भी देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऑल दीज आर डेंजरस थिंग्स। मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तब भी उतना ही डेंजरस है, अपन ने लिया तब भी उतना ही डेंजरस है। इनफैक्ट सम कारपोरेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हर 2 साल में या हर 1 साल में अपने सारे एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव का चेकअप कराते एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी। तो कंपनी पे करती है, और ये फुकट में कंपनी कर रही चेक, तो एम्प्लॉय भी बड़ी खुशी खुशी से जाते, सब निकाल लेते, ईसीजी, इको और क्या इकोग्राम और ट्रेडमिल, डायबिटीज टेस्ट, सारा सारा कर लेते। और टेस्ट करेंगे तो तुम पेशेंट होंगे ही। यू डू अ टेस्ट एंड यू विल बी पेशेंट। रीजन ये बताते, ये जो सीटी स्कैन मशीन आती है ना, उसे फुल बॉडी सीटी स्कैन करते हैं, तो दे चेक यू ऑन ऑलमोस्ट 700 पैरामीटर्स। तो सीटी स्कैन जो है फुल बॉडी करेंगे तो 700 पैरामीटर चेक करते हैं आपके, 700 पैरामीटर चेक करते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े अपन ने, पढ़ा ना सर? इधर रिजेक्शन एरिया याद है क्या कुछ? इधर रिजेक्शन एरिया याद है? 5% बोला तो 2.5% इधर, 2.5% इधर, तो इसका 5% करो, कितना आया? 35। तो एज पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अप्लीकेबल यूनिवर्सली, if one patient goes inside that machine for checkup, 35 patients come out with the diseases. मतलब कैसे कि 35 में से कौन सा ना कौन सा दोष उसमें रहता ही है। मतलब 700 में से 35 दोष किसी में भी रहना, फॉल्ट रहना, ये नॉर्मल बात है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भी one patient goes inside the CT scan machine, 35 patients come out of that. ये चेकअप का फंडा है। ये फालतू है सब, चेकअप बिकअप सब फालतू है। जब आप सवेरे उठने के बाद आपको लगा कि मेरा जो भी काम धाम है, उद्योग है, बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन है, तो मुझे लगा कि मैं आज सवेरे उठा तो मेरे को इंथुजियास्टिक लगा कि मैं आज जाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, तो आई एम हेल्दी, दैट्स इट, आई एम हेल्दी। लेकिन आपको सवेरे उठने का लगता है कि यार आज फिर से जाना है, वही पोटों के चेहरे देखना है, अरे यार ठीक है, वही होमवर्क नहीं किए, क्या मैं नहीं जाता है, ऐसा ही लग रहा है। यू आर डिसीज्ड, यू आर डिसीज्ड। ये सिंपल है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बीइंग हेल्दी। जो आपका काम है वो करने में आपको उत्साह है पूरी तरह से, यू आर हेल्दी। आपको भी क्लास आने में तकलीफ होती होंगी, ठीक है, वो ब्लैंकेट खींच खींच के मम्मी निकालती होंगी, पानी ठंडा डालती होंगी मुंह पे, वो चलो उठ क्लास है, तो यू आर डिसीज। सो यू नीड टू रेगुलराइज योर लाइफ एंड ऑल दैट। उसके कुछ कुछ सिंपल कारण होते हैं कि 10 बजे अपन सब पढ़ाई बंद कर देते, सोने का है इसलिए, सोने का इसलिए 10 बजे पढ़ाई बंद कर देते, और वो मोबाइल लेके चालू अपना 12-1-2 बज जाते उसमें, लेटे लेटे 12-1-2 बज जाते उसके ऊपर। फिर जब ऐसा मोबाइल गिर जाता हाथ में से, तब सो जाते हैं। तो जाहिर है, तो 1 बजे 2 बजे सोए आप, तो कहां पे 7 बजे आप क्लास को आने वाले हो? कुछ कुछ लोगों को तो यहां आने के बाद भी झपकी लगाते ऐसे। तो दिस इज व्हाट यू नीड अ करेक्ट टू बी करेक्टेड, और उसके लिए मेडिसिन फेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं रहती। एनीवे चलो, तो हमें रेशियो का मतलब क्या बताया हमने कि these are the diagnostic tools wherein certain ratios are established, and those ratios of a particular company are compared with its own previous ratio or industry standard. So these are analytical tools. इतना समझ गया? फिर अलग अलग रेशियो निकालते और उसको अपना चेक करते बैठते। तो जैसा एक पहला प्रॉब्लम है, पूरा नहीं करूंगा, 1-2 रेशियो जितने होंगे उतने। चलिए देखो प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3.1, पेज नंबर 3.6। In meeting held at Solan towards the end of 2016, the directors of Mesos HPCL Limited have taken a decision to diversify. At present, HPCL is
लिमिटेड सेल्स द फिनिश गुड्स, बराबर है ना, प्रॉब्लम ठीक है ना. इट्स ओन वेयर हाउस, द कंपनी इश्यूड डिबेंचर्स and purchase fixed assets on the same day. The purchase prices have remained stable during the concern period. Following information is provided. Income statement, sales, फिर उसके बाद cost of goods sold, फिर gross profit, less operating expenses, फिर उसके बाद net profit 2016 का भी दिया, 2017 का भी दिया. अब आप बैलेंस शीट जब देखते हो किसी भी कंपनी की तो दो बैलेंस शीट छापते, करंट ईयर की, पिछली ईयर की. कोई भी आप अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे, पब्लिश अकाउंट्स या आरओसी पे जाके किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पैनल चेक करो, 2 साल का डेटा है, करंट ईयर पिछले साल. क्यों देते हैं? वही रेशियो निकालने के लिए, रेशियोज निकालने के लिए दोनों साल का डेटा देते हैं. आगे बैलेंस शीट दिया, फिक्स एसेट्स, नेट ब्लॉक. नेट ब्लॉक का मतलब क्या? हेलो, फिक्स एसेट नेट ब्लॉक. नेट ब्लॉक का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन. रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, कैश एट बैंक, स्टॉक. करंट एसेट्स टोटल, पेएबल, current liabilities, working capital, current asset minus current liability, total assets represented by vertical balance sheet है, share capital reserves and debentures. You are required to calculate following ratios for the year 16-17. अब इन्हें 16 के लिए भी निकालना है और 17 के लिए भी निकालना है, 16/17. तो दोनों साल के लिए रेशियो निकालने. तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मालूम है कि नहीं तुमको? क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स. बस करने का. चलो लिखो 3.1 GP ratio. GP ratio is equal to gross profit upon sales into 100. तो 2016 के लिए क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बोलो? बोलो ना. 2016 2017. हाँ बोलिए. 64,000 ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है 64,000 दिया है उसने, डिवाइडेड बाय सेल्स कितने हैं? 3 lakhs. ठीक है, इंटू 100. फिर इधर कितना है? 76,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000 इंटू 100. कर लो. 64 divided by 300%, 21.33%. इधर 76,000 divided by 3,74,000%, 20.32%. तो थोड़ा सा कम हुआ है, दैट्स ऑल. अब थोड़ा सा कम क्यों हुआ? तो भले ही सेल्स बड़ा हो, बट ये खर्चा प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा बड़ा है. बट इट इज नॉट अलार्मिंग, बहुत ज्यादा नहीं है. इट इज नॉट अलार्म, बहुत फर्क नहीं पड़ा है. आगे नेक्स्ट क्या पूछा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो टू सेल्स. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो टू सेल्स. नंबर 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स. चलो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है वो ले लो. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है तो ले लो. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए ना उसने, कितने दिए? 49,000. ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके 49,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है 3 लाख इंटू 100. इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 59,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 3,74,000 इंटू 100. चिल्लर है प्रॉब्लम? तो ये आ गया 16.33% और 59,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000%, 15.78%. तो now this shows कि there is a reduction in operating expenses, which is a positive sign. फिर भी there is a reduction in gross profit. इसका मतलब है कि मटेरियल की कॉस्ट वगैरह आपकी शायद बढ़ गई होंगी और प्रोपोर्शनेटली आपने सेलिंग प्राइस शायद नहीं बढ़ाई होगी. आगे फिर कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑपरेटिंग बचेगा क्या?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 तो रहता ही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आप कितना है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये जो नेट प्रॉफिट उसने निकाला है 15,000, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसने माइनस किए है। इसमें से इंटरेस्ट वगैरह माइनस किया रहता तो नॉन ऑपरेटिंग है, वो एड बैक करना पड़ता था। कुछ समझ रहे हैं क्या? इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और समझो नेट प्रॉफिट में कुछ लॉस वगैरह दिख रहा है आपको, फिक्स एसेट बेचे उसका लॉस, कोई इंटरेस्ट वगैरह आया उसका इनकम। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी क्या? फ्रॉम द नेट प्रॉफिट you adjust, मतलब you add back non-operating expenses and you subtract non-operating income, जो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का मतलब समझा क्या आपको? ऑपरेटिंग का मतलब समझा क्या? क्या होता है? आपका बिजनेस लाइन जो है वो रन करने के लिए जिस टाइप के खर्चे और इनकम और एक्सपेंस जरूरी है, दैट इज ऑपरेटिंग। और उसके अलावा जो करेंगे वो नॉन ऑपरेटिंग। जैसे हमारा प्रोफेशन है कोचिंग, अब इसमें बाजू वाले ने बोला कि हमारे लड़के का बर्थडे संडे को, तो उतना हमको एक हॉल दे दो, तो हमने दे दिया। बोले नेबर है, बोले दे दो। अब उसने जाते जाते हमको 5,000 रुपए का चेक दे दिया, तो मेरे लिए तो इनकम हो गया ना भैया, बट इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब मेरे बिजनेस लाइन में का वो इनकम नहीं है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, वैसे बाकी कुछ, तो बाकी के रेशियो आप बना के लाइए और बाकी कल करेंगे अपन। आइए, From tomorrow, your IT class starts. बैठे आज ऊपर। From tomorrow, your IT class starts, no? IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।